हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं पीयूष प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे से होंगे और सभी का प्रिपरेशंस काफी अच्छे से चल रहा होगा। हम पढ़ाई कर रहे हैं रेलवे इंजीनियरिंग। रेलवे इंजीनियरिंग में जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज योर रेल सेक्शन। इससे पहले वाले क्लास के अंदर हमने एक बर्ड आई व्यू आपको दिया था फॉर द कंपोनेंट्स ऑफ परमानेंट वे। तो रेल इज ए कंपोनेंट ऑफ परमानेंट वे। अब हम डिटेल स्टडी करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड। तो आप अपना कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए रेल्स, ठीक है। डायग्राम आपको बनाना है तो एक क्रॉस सेक्शन बना लो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। यही जो आपको एक लेंथ दिख रही है, एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा, इसी को हम बोलते हैं रेल। रेल सेक्शन, रेल स्पेसिमेन। सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम समझते हैं कि व्हाट इज फंक्शंस ऑफ रेल। रेल का जो बेसिक फंक्शंस है वो क्या है। अब देखिए, ये जो रेल सेक्शन आपको दिख रहा है सामने स्क्रीन पे, इसमें तीन कंपोनेंट है ना। इसका तीन कंपोनेंट है। जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको हेड बोला जाता है। नीचे वाला जो पोर्शन है इसको फुट बोला जाता है। और ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं वेब। तो तीन पोर्शन, हेड, वेब एंड फुट। हेड के ऊपर जो सरफेस है, जो हेड पे मिलता है, उसी के ऊपर पहिया चलती है, व्हील चलती है ना। रेलवे की जो व्हील है वो चलती है, और वो भी स्टील की बनी होती है। व्हील्स भी आपके स्टील के बने होते हैं। व्हील्स के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग, उसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। वहां दो कॉन्सेप्ट हमको बेसिकली पढ़नी है, कोनिंग ऑफ व्हील्स एंड एडजिंग ऑफ स्लीपर्स। हम पढ़ेंगे उन सब चीजों को, ठीक है। ये जो फुट है, ये स्लीपर्स के ऊपर प्लेस्ड होते हैं। इसको रखा जाता है, फुट फुट वाले एरिया को स्लीपर के ऊपर रखते हैं। वहां खांचा बना हुआ रहता है, उस पर रखने के बाद की होता है। आजकल हम फाइबर की का यूज करते हैं, ठीक है। दिखाऊंगा आगे चल के, इमेज हमने रखा हुआ है, हम दिखाएंगे आपको। आजकल हम फाइबर की का यूज करते हैं, हम की लगाते हैं। अच्छा, की लगाने से पहले जो हम स्लीपर के ऊपर रेल को रखेंगे, उससे पहले शॉक एब्जॉर्बिंग के लिए। क्यों? रेल के ऊपर लोड आएगी तो, चूंकि रेल आपका लोहे का है, स्लीपर आपका कौन सा, आजकल जो स्लीपर हम यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर। इससे पहले हम यूज करते थे वुडन स्लीपर्स, उसके बाद फिर आई थी कास्ट आयरन सीआई स्लीपर्स। अब हम प्री स्ट्रेस, फिर आई कंक्रीट स्लीपर, फिर हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर के ऊपर शिफ्ट कर चुके हैं, जिसका इस्तेमाल आजकल हम कर रहे हैं मॉडर्न डेज में। ऑल ओवर इंडिया मैक्सिमम, जो ऑल ओवर इंडिया मैक्सिमम क्या, ऑल ओवर इंडिया कंप्लीटली रिप्लेसमेंट हो चुकी है। कुछ कुछ जगह पे अगर स्टील का आपको दिखेगा तो दिखेगा, वरना वो भी कहाँ, वो भी ऐसा नहीं कि जो मेन लाइन है उसमें आपको स्टील के दिखेंगे। जो कहीं से बहुत टाइम पहले लाइन बनाई गई थी, अब वो यूज नहीं हो रही है, जैसे किसी फैक्ट्री वगैरह के लिए बनाई गई है पहले से, अब उसको उतना बार बार मतलब अपडेट नहीं किया गया, तो उसमें वही स्लीपर अभी तक रह चुके होंगे, या वुडन स्लीपर रह चुके होंगे। उस रेलवे ट्रैक का पर्पज यही है कि स्टेशन तक गाड़ी आई, मालगाड़ी मान लो, तो वहां से बस फैक्ट्री के अंदर तक मालगाड़ी को पहुंचाना है। जैसे हमारे बगल में एक पेपर मिल है, तो वहां पर जो अभी भी ट्रैक बना हुआ है फैक्ट्री के अंदर जो जा रही है, उसमें वुडन स्लीपर लगे हुए हैं, है ना। वो पहले लगा हुआ था, जो कि अभी तक लगा हुआ है। काम चल रहा है तो चल रहा है, जिस दिन उसका फेलियर हो जाएगा चेंज कर दिया जाएगा, या लगेगा कि मेंटेनेंस कर मतलब अपडेट करने की जरूरत है, कंपनी वाले अपने खुद से कर लेंगे। तो कहीं कहीं आज भी आपको दिख जाएगा, वरना जो मैक्सिमम है, हम जो मेन लाइन है अपना मेन ट्रैक, उस पर हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर का यूज करने लगे हैं। तो स्लीपर में खांचा बना हुआ होता है, तो उस खांचे में हम पहले क्या करते हैं, शॉक एब्जॉर्बिंग के लिए, क्योंकि लोड आएगा तो मूविंग लोड है ना। मूविंग लोड मतलब लोड एक एक पॉइंट पे आई, फिर निकली, फिर आती है, फिर निकलती है, फिर आती है, फिर निकलती है। इसी को हम मूविंग लोड या फिर रोलिंग लोड कह रहे हैं। उस कारण से चूंकि ट्रैक में इलास्टिसिटी है, जो कि होना ही चाहिए। इलास्टिसिटी दो कारणों से आता था, स्लीपर के कारण इलास्टिसिटी इन ट्रैक जनरेट होती थी, दूसरा बालास्ट भी कुछ रोल अपना प्ले करता था इलास्टिसिटी को जनरेट करने में, ट्रैक में इलास्टिसिटी को प्रोवाइड करने में। ध्यान होगा आपको ये बात। तो चूंकि ट्रैक में इलास्टिसिटी है, तो ड्यू टू मूविंग लोड, अब मान लो जैसे दबा, फिर अपने पोजीशन पे दब रहा है, अपने पोजीशन पे, तो अगर दो अलग अलग तरह के मटेरियल इन कांटेक्ट आएंगे, जैसे स्टील जो है, अगर सीधा प्रीस्टेड कंक्रीट स्लीपर के ऊपर अगर प्लेस कर दिया जाएगा, तो हो सकता है जो स्लीपर है वो डैमेज हो जाए, है ना। वो उस मूविंग लोड के कारण जो शॉक जनरेट हो रही है उसको एब्जॉर्ब ना कर पाए ठीक से। इस कारण से हम क्या करते हैं, सबसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले क्लास में बताया भी था, काला कलर का एक इस तरह का ब्लैक कलर का, है ना, रबड़ पैड होता है, देखो एक पर्टिकुलर थिकनेस की। उस रबड़ पैड को पहले हम रखते हैं स्लीपर के ऊपर, फिर हम रेल रखते हैं उसके ऊपर,
उसके बाद हमारे पास की होता है, आजकल इस तरह का छोटा छोटा आप प्लेट देखेंगे फाइबर का, प्लास्टिक के, इसको बोलते हैं की। इस की का यूज किया जाता है। फिर आजकल इस तरह का क्लिप, इस तरह का गोल ऐसे होके गोल इस तरह का क्लिप होगा, पेनरोल क्लिप। पेनरोल वहां खांचा बना हुआ रहता है, उसमें क्लिप डाला, हथौड़ा मार दिया, बस इतना कम। तो ये आज के टाइम पे, लेकिन इससे पहले बहुत अलग अलग तरह के फास्टनिंग सिस्टम्स थे। चेयर्स का यूज होता था, स्पाइक्स का यूज होता था, या स्क्रू स्पाइक्स या डॉग स्पाइक, इन सब चीजों का नाम सुन रखा होगा कभी ना कभी, एग्जाम वगैरह अगर तैयारी कर रहे हो कभी ना कभी क्वेश्चंस इनके ऊपर आप देख रखे होंगे कि डॉग स्पाइक क्या था, स्क्रू स्पाइक क्या है, चेयर क्या होता था, वुडन की क्या है ना। तो अलग अलग तरह के फास्टनिंग सिस्टम है। तो वो अलग अलग तरह के स्लीपर्स के लिए थे। कुछ फास्टनिंग सिस्टम वुडन स्लीपर के लिए थे, कुछ फास्टनिंग सिस्टम स्टील स्लीपर के लिए थे। फिर धीरे धीरे जैसे एडवांसमेंट हुई, कंक्रीट स्लीपर के ऊपर आए, तो वहां के लिए फास्टनिंग सिस्टम फिर चेंज किया गया। सब चीज बदला, लेकिन एक चीज नहीं बदला, फिश प्लेट, फिश बोल्ट। समझ में आ रहा है? वो पहले भी थे, आज भी यूज किए जा रहे हैं। कहां पे? एक्सपेंशन जॉइंट के पास, है ना। चलिए, तो ये कुछ एक बेसिक आइडिया आपको मिला। तो मुझे ये बताइए फंक्शंस क्या होगा रेल का। ये जो रेल आपको दिख रहा है इसका फंक्शंस क्या होगा? इसका फंक्शंस क्या है? पहला फंक्शन अगर मैं बात करूं, रेल के ऊपर क्या पास होना है? व्हील पास होना है, व्हील, है ना। ट्रेन जो चलेगी उसका व्हील ही तो गुजरेगा रेल के ऊपर से। तो रेल का जो हेड वाला पोर्शन है, हार्ड होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। स्मूथ मतलब वो रफ नहीं होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। रफ नहीं होना चाहिए मतलब रेल सरफेस जो टॉप सरफेस है वो स्मूथ होना चाहिए, उसमें छेदा नहीं होना चाहिए, छोटा छोटा छेद, है ना। रफनेस नहीं होना चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। हार्ड होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। द रेल सरफेस, द टॉप सरफेस ऑफ द रेल मस्ट बी हार्ड एंड स्मूथ, एंड इट मस्ट बी ए लेवल्ड सरफेस। ये एक लेवल्ड सरफेस होना चाहिए, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि, और कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि यहां तक में सरफेस है, फिर यहाँ एक बहुत बड़ा गैप आ गया 1 मीटर का, फिर आपने रेल प्रोवाइड कर दिया, तब ट्रेन नहीं गुजर पाएगी, है ना। तो दिस सरफेस मस्ट बी अनचेंजिंग एंड लेवल्ड ऑल्सो। ठीक है, जो डिजाइन लेवल है उस लेवल पे भी होना चाहिए ये सरफेस, सो दैट मूविंग लोड्स कैन पास ओवर इट with generating minimum to minimum friction between steel wheel and steel rails। ये पहला फंक्शन। ओके, तो लिखिए पहला के अंदर में जो हेडिंग होगा फंक्शंस ऑफ रेल। ठीक है, फंक्शन या फंक्शंस ऑफ रेल आप कर दीजिए, फंक्शंस ऑफ रेल, फंक्शंस ऑफ रेल। उसके नीचे लिखिए फर्स्ट पॉइंट, पहला, रेल मस्ट प्रोवाइड हार्ड, स्मूथ एंड अनचेंजिंग सरफेस। अनचेंजिंग मतलब सरफेस ये नहीं कि मतलब आपका ये एक सरफेस इधर है फिर इधर सरफेस हो गया या डिसकंटिन्यूटी हो गया, ऐसा वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस और एक लेवल में सरफेस होना चाहिए। अनचेंजिंग सरफेस टू पास हैवी, HEAVY, हैवी मूविंग लोड ओवर इट बाय जनरेटिंग मिनिमम फ्रिक्शन बिटवीन स्टील रेल एंड स्टील व्हील। जो इसके ऊपर मूव करेगा उनको जो फ्रिक्शन जनरेट होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए। इसी कारण से, है ना कहीं कोनिंग ऑफ व्हील का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आता है, ताकि जो कॉन्टैक्ट एरिया बने आपका रेल हेड और व्हील के बीच में, वो एकदम बहुत ही कम कॉन्टैक्ट एरिया है। जब कॉन्टैक्ट एरिया ही कम है, उस कारण से फ्रिक्शन आपका नहीं होगा। और ये रेल सरफेस चूंकि स्मूथ है, उस कारण से भी फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा? क्यों? रफ रफ अगर सरफेस होता है तो फ्रिक्शन का मतलब रोल आने लगती है, लेकिन यहाँ तो हम बात कर रहे हैं कि दिस सरफेस मस्ट बी स्मूथ, तो फ्रिक्शन किधर से, है ना। और कॉन्टैक्ट एरिया भी कम होता है स्टील ये रेल के बीच में और स्टील व्हील के बीच में। वेल, ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला पॉइंट। दूसरा क्या पॉइंट है? दूसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं इसके बारे में कि रेल कैरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड। रेल क्या कर रहा है? अलग अलग तरह का लोड को ये बियर करता है। मतलब रेल उस तरह का होना चाहिए। रेल का ये भी एक फंक्शन है कि इट बियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड, जैसे वर्टिकल लोडिंग जो व्हील के कारण आ रही है। और देखो लैटरल लोड्स क्यों आते हैं? जब ट्रेन चलता है, देखो ट्रैक्स तो दो पैरेलल ट्रैक है ना, जब ट्रेन चलता है कभी कभी देखो ऐसे ऐसे होता है साइडवेज में, तो अगर ऐसे ऐसे हो रहा है मतलब क्या है? गौर से देखना, जो व्हील होता है, ठीक है, व्हील कुछ इस तरीके का होता है, आपको बता रहा हूं।
ये व्हील, कुछ व्हील का सेक्शन जो है, व्हील आपको एक व्हील का जो सेक्शन है आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। ये जो है कोन वाला पोर्शन है ना, या फिर ये जो कह लीजिए ये आपका एक्चुअल व्हील वाला पोर्शन जिसको मैं शेडिंग कर रहा हूं, जो कि रेल के हेड के कांटेक्ट में रहती है, जो रेल के हेड के ऊपर रोल करते हुए आगे बढ़ती है। और ये जो है व्हील का, इसको बोलते हैं फ्लेंज सेक्शन, ठीक है। ये क्या है? व्हील का फ्लेंज सेक्शन। तो जो फ्लेंज सेक्शन है व्हील का, वो हमेशा इनर साइड में रहता है, ध्यान से देखना। जो व्हील का फ्लेंज सेक्शन है वो इनर साइड में होगा। अगर रेल ऐसे जा रहा है, मतलब सॉरी, अगर ट्रेन ऐसे चल रही है और ये रेल बिछाई हुई है, तो व्हील का जो फ्लेंज सेक्शन होगा वो उसकी इनर साइड में होगा, दोनों बगल, इधर भी और इधर भी इनर सेक्शन में ही होता है। समझ में आ रही है बात? तो अब जब लैटरल डायरेक्शन में इस तरह से ट्रेन चलेगा यार, तो आगे पीछे इधर उधर तो होगा, समझ में है ना, इधर उधर होगा। जब लैटरल डायरेक्शन में ट्रेन का मूवमेंट हो रहा है, तो ये व्हील क्या कर रहा है? रेल्स के ऊपर लैटरल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है ना, तो उस चीज को भी ये बियर कर पाना चाहिए, उसका उतना स्ट्रेंथ होना चाहिए, है कि नहीं, उतना स्टिफनेस होना चाहिए, ताकि वो लैटरल फोर्सेस को भी बियर कर पाए, ठीक है। अब ये लैटरल फोर्सेस को बियर करने के पीछे और एक चीज है, फास्टनिंग्स, जो हम कनेक्शंस यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। देखो कनेक्शंस कहाँ कहाँ आ रहा है, रेल पूरा का पूरा रेल्स को स्लीपर के ऊपर बिछाने में ही तो कनेक्शंस हैं। तो कनेक्शंस अगर बहुत अच्छे तरीके से हमने प्रोवाइड कर रखा है, उस कारण से लैटरल डायरेक्शन में इस रेल की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना। स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी कहने का मतलब वो लैटरल डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस आ रहे हैं, उस फोर्सेस को बियर कर पाएगा और रेल अपने पोजीशन पे रहेगा, टिल्ट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो एक लैटरल फोर्स हो गया। और एक चीज मैंने बताया था, जब ब्रेक लगेगा या ट्रेन एक्सेलरेट करेगा, स्टार्ट करेगा, तब भी एक फोर्स आती है ना, उसको हम जनरली ब्रेकिंग फोर्स कहते हैं। उनके कारण जो स्ट्रेसेस हैं उसको भी बियर करना है। टेम्परेचर वेरिएशन के कारण कुछ ना कुछ स्ट्रेसेस आएगा, ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर वेरिएशन के कारण स्ट्रेसेस बिल्कुल इंड्यूस नहीं होंगे ना, कुछ तो होगा। क्यों? देखो यार, एक लॉजिक आपको मालूम है, एल अल्फा टी, है ना। ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर जो एक्सपेंशन वगैरह होता है वो कितना होता है? एल अल्फा टी, ये होता है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इमेजिन करो ना, रेलवे पटरी की इमेजिन करो। हर एक पर्टिकुलर स्पेसिंग पे, हर एक पर्टिकुलर स्पेसिंग पे स्लीपर है, और वो स्लीपर से रेल कनेक्टेड है, अच्छे तरीके से फिक्स्ड है, और ये सब बहुत पूरे बहुत लंबे लंबे लेंथ में चल रही है। और आपको मैं आगे चल के बताऊंगा, जो लॉन्ग वेल्डेड रेल है ना, शॉर्ट वेल्डेड रेल, इनका जो कॉन्सेप्ट है उसमें आप देखेंगे लॉन्ग वेल्डेड रेल जैसे है, वो 1-1 किलोमीटर तक है, मतलब कंटिन्यूअसली, कोई गैप नहीं, कुछ नहीं, सीधा 1-1 किलोमीटर तक वेल्डिंग कर दिया गया है। और हर एक जगह पे वो स्लीपर से 1 किलोमीटर में जितना भी स्लीपर होगा, है ना, हर एक स्लीपर में वो अच्छे तरीके से वो कनेक्टेड है हर एक स्लीपर से। तो अगर मतलब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मूवमेंट भी होगी, मान लो टेम्परेचर वेरिएशन के कारण, ठीक है, तो वो फ्री नहीं है एक्सपेंशन के लिए। क्यों? ड्यू टू दोस फास्टनिंग्स। तो कुछ ना कुछ थर्मल स्ट्रेसेस तो आएंगे, ठीक है, वो फ्री नहीं है। तो क्यों क्यों फ्री नहीं है? क्योंकि वहां पे हम इतना कनेक्शंस प्रोवाइड कर रखे हैं कि उसकी रिजिडिटी बढ़ गई है, जिस कारण से वो फ्री नहीं है कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अच्छे तरीके से एक्सपैंड कर पाए। लेकिन फिर भी हम इस चीज को हद बहुत ज्यादा से ज्यादा कम करते हैं, और एक्सपेंशन हम अलाउ करते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट्स हम प्रोवाइड करते हैं, है ना। वेल, तो लिखिए, rail section must be able to bear stresses developed due to heavy vertical load, lateral loads, braking forces and thermal stresses. Okay, so this is your second point. Next, तो नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं आर वेरी इजी, वेरी सिंपल, जो कि आपको मैंने पहले भी बता रखा है। क्या करता है रेल? जो रोलिंग लोड है, मूविंग लोड है, उसको एज ए पॉइंट लोड कन्वर्ट करके वो स्लीपर के ऊपर ट्रांसफर करता है। स्लीपर एज ए यूनिफॉर्म लोड प्रैक्टिकली, बट वी एज्यूम एज ए यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, बालास्ट के ऊपर ट्रांसमिट करती है, बाल फंक्शंस होती है रेल की। नेक्स्ट, हम एक पॉइंट, ये पॉइंट आप फंक्शंस ऑफ रेल नहीं कह के रिक्वायरमेंट के अंदर डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे स्पेस था तो मैंने लिखवा दिया है ना, तो आप इसको लिखिए, वियर एंड टियर, है ना, मतलब तोड़ फोड़, मतलब रेल का जो मटेरियल है वो उधेड़ गया या फिर कहीं से टूट गया, कट गया, अरे ट्रेन चल रही, कुछ भी हो सकता है, घिस रहा है ना, मटेरियल लॉस हो रही है, तो वो जो चीज हो रही है ना, लॉस ऑफ मटेरियल ऑफ रेल, उसी को बोलते हैं वियर एंड टियर।
तो वियर एंड टियर ऑफ रेल मटेरियल शुड बी मिनिमम। क्यों? अगर वियर एंड टियर हो गया तो स्मूथ सरफेस नहीं रहेगा, रफ सरफेस हो जाएगा, छोटे छोटे छेद दिखेंगे आपको सरफेस के ऊपर, समझ रहे हो? तो वियर एंड टियर रेल मटेरियल का ज्यादा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी मिनिमम। क्यों मिनिमम क्यों होना चाहिए? मिनिमम इसलिए होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, ताकि, क्योंकि अगर वियर एंड टियर ज्यादा हो गया है तो मतलब आपको खराब हो गया, उसके ऊपर ट्रेन ढंग से चल नहीं पाएगा। अगर चलेगा तो जैसे रोरिंग साउंड, हम उसको रोरिंग या कोरुगेटेड रेल्स कहते हैं, रोरिंग साउंड निकलती है, मतलब जैसे बाघ नहीं चिल्लाता है, बाघ कैसे दहाड़ता है, उस तरह का साउंड आपको मतलब लगेगा, मतलब आएगा, सुनाई देगा जब रेल, मतलब जो ट्रेन उस तरह के रेल पे अगर चल रही होगी तो, समझ रहे हो? तो इसलिए वियर एंड टियर कम से कम होना चाहिए ताकि स्मूथ मूवमेंट हो रोलिंग लोड्स की रेल्स के ऊपर, और हमें फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट करने की जरूरत ना पड़े, है ना? तो ये उसकी रिक्वायरमेंट है, एक्चुअली फंक्शंस नहीं, गुड रेल सेक्शन की रिक्वायरमेंट है ये पॉइंट, है ना? लेकिन मैंने इसमें डाल दिया, कोई बात नहीं, आप लिख लो, ये पॉइंट ध्यान में रहेगा। ये सब पॉइंट मैं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब बनाते हैं सेंटेंस वाले, है ना, कि कंसिडर द फंक्शंस ऑफ रेल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना? तो उसमें फिर ये 2 4 5 बातें लिखी हुई होंगे, इन्हीं में से आपको सिलेक्ट करने हैं, समझ में आ रहा है? तो उस तरह का जो क्वेश्चन होता है उसको आंसर करने के लिए आपको ये थ्योरेटिकल सेक्शन पढ़ना पड़ेगा। अब हेडिंग डालिए और लिखना शुरू करिए, कंपोजिशन ऑफ रेल स्टील। ठीक है, उसका कंपोजिशन क्या है, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाया जा सकता है एग्जाम में डेटा वाइज, है ना? आपसे डेटा पूछ लेगा, जेई एग्जाम्स में इधर से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो देखिए, जो रेल, उसको हम 2 तरह के स्टील में कैटेगराइज करते हैं बेसिकली। एक तो हाई कार्बन स्टील, दूसरा मीडियम कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील वाला जो रेल है वो ऑर्डिनरी रेल है, मतलब जो आप लंबा रेल देखते हो हजारों किलोमीटर तक जो रेल पड़ी हुई है वो ऑर्डिनरी रेल्स है। और एक स्पेशल रेल हम कहते हैं जिसको, वो रेल जो हम पॉइंट एंड क्रॉसिंग्स के लोकेशंस पे यूज करते हैं। पॉइंट एंड क्रॉसिंग्स पे जो हम रेल यूज कर रहे हैं उनका काम क्या है यार? स्विच करना है, मतलब जो ट्रेन है उसको एक पटरी से दूसरे पटरी पे लेके जाना है, दूसरे डायरेक्शन में लेके जाना है ना? अच्छा, डायरेक्शन चेंज करने के लिए तो तुम्हारा कर्व है, ठीक है, मान लो सीधा जा रहा था, अब इधर जानी है, तो हम इन 2 पॉइंट्स के बीच में कर्व प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जाने के लिए पॉइंट एंड क्रॉसिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग्स पे रेल को स्विच करना होता है, समझ रहे हो? तो रेल स्विच करना मतलब रेल को मुड़ना है, मतलब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, मतलब कुछ सम अमाउंट ऑफ डक्टिलिटी उसमें होना चाहिए, तभी तो आप उसको मोड़ पाओगे अच्छे से। तो ये चीज होने के लिए कार्बन का परसेंटेज कम, क्योंकि आपको मालूम है कार्बन अगर ज्यादा तो ब्रिटलनेस ज्यादा, डक्टिलिटी कम, समझ में आ रहा है? तो जो ऑर्डिनरी रेल्स है वहां पे हमको क्या रिक्वायरमेंट है? वहां पे रिक्वायरमेंट है हार्ड सरफेस, स्मूथनेस, स्ट्रेंथ, इन सब चीजों की, ताकि वो लोड कैरी कर पाए वगैरह वगैरह, समझ में आ रहा है? तो ऑर्डिनरी रेल्स के लिए हाई कार्बन स्टील इज यूज्ड फॉर ग्रेटर स्ट्रेंथ, बट रेल्स ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग के लिए मीडियम कार्बन स्टील इज यूज्ड फॉर सम डक्टिलिटी, क्योंकि वहां पे मोड़नी है ना ट्रैक को, है ना? तो रेल को बेंड करना है, मोड़ना है, तो वहां पे मीडियम कार्बन स्टील्स का यूज होता है। कहां पे? पॉइंट एंड क्रॉसिंग्स के लोकेशन पे। ये दो अपने आप में ऑब्जेक्टिव हो गए, सबसे पहला, ठीक है, हाई कार्बन स्टील एंड मीडियम कार्बन स्टील, किधर किधर। उसके बाद ये कंपोजिशन आपको ध्यान रखना ही है, किसी भी तरह से कुछ भी पॉइंट पूछ सकते हैं। तो रेल स्टील का कंपोजिशन में जो है वो क्या है? कार्बन होता है, मैंगनीज होता है, सिलिकॉन होता है, सल्फर होता है, फास्फोरस होता है। सेम चीज नीचे आपको दिखेगा, कार्बन, मैंगनीज, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, है ना? उसका रेस्पेक्टिव परसेंटेज कितना कितना होना चाहिए ये हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। जेईई एग्जामिनेशन में डेटा वाइज क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसमें से उन क्वेश्चन में इस कंपोजिशन पर बेस्ड कोई डेटा पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है? नोट इट डाउन। अब जो टॉपिक है आपका वो है रिक्वायरमेंट ऑफ गुड रेल सेक्शन। क्या क्या रिक्वायरमेंट है? पहला, प्रॉपर कंपोजिशन होना चाहिए रेल स्टील का, है ना? जहां पे जिस तरह का रेल यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग उसका कंपोजिशन होना चाहिए। ये जो वेब पोर्शन है, अच्छा वेब पोर्शन को हटाओ, पहले हेड पोर्शन को देखो, ऊपर से नीचे आते हैं। हेड पोर्शन का डेप्थ जो है वो सफिशियंट होना चाहिए, ताकि अगर वियर एंड टियर हो भी रहा है तो मतलब परमिसिबल अमाउंट में, ऐसा नहीं कि परमिसिबल अमाउंट को क्रॉस कर गया। जो परमिसिबल वियर एंड टियर है, परमिसिबल वियर एंड टियर इज जनरली 5%, ओके, इज जनरली 5%। अब ये 5% क्या है मैं आगे अभी समझाऊंगा। वियर का जब कॉन्सेप्ट हम आपको देंगे
ऐसे कौन कौन से कारण है जिसके कारण वियर होते हैं, वो चीज एक टॉपिक हम पढ़ेंगे, वियरिंग ऑफ रेल्स, है ना, उसको पढ़ेंगे तो वहां पे मैं चीजों को एक्सप्लेन करूंगा वो 5% का मतलब क्या है। ऐसे आप ध्यान रखना 5% से ज्यादा हम अलाउ नहीं करते वियर। तो अगर हम परमिशनल वियर अलाउ कर भी रहे हैं तो वो एक सफिशिएंट डेप्थ होना चाहिए कि एक वियरिंग होने के बाद भी, है ना, अगर मान लीजिए वियरिंग हो रहा है, मटेरियल उधेड़ रहा है, तो भी सफिशिएंट डेप्थ है हेड सेक्शन की ताकि वो प्रॉपर स्ट्रेंथ दे पाए और लोड जो आ रही है उसको कैरी कर पाए, क्योंकि मेन जो लोड आएगा व्हील का वो तो हेड सेक्शन पे ही आएगा, समझ रहे हैं? तो इसकी डेप्थ सफिशिएंट होनी चाहिए। एक तो ये बात। वेब पोर्शन का अगर बात करूं, वेब पोर्शन देखो, वेब पोर्शन का थिकनेस सफिशिएंट होना चाहिए। वेब पोर्शन का थिकनेस सफिशिएंट क्यों होना चाहिए? टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बेंडिंग। इमेजिन करो यार, इमेजिन करो ऊपर हेड है नीचे फुट है, वेब सेक्शन बहुत पतला, लोड आया, अरे वेब पोर्शन क्या होगा, बेंड कर जाएगा, इस तरह से बेंड कर जाएगी, ऐसे नहीं कर जाएगी अगर बहुत पतला होता तो, लेकिन एक प्रॉपर थिकनेस अगर है तो वो बेंड नहीं करेगी, है ना, जो भी लोड है उसको ट्रांसमिट कर देगी, वो कैरी कर लेगी। समझ में आ रहा है? ये एक रिक्वायरमेंट है। और क्या है रिक्वायरमेंट? देखो यहाँ पे 3 सेक्शन मैंने आपको दिए रेल के, हेड, वेब एंड फुट। तो जो मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन है कि हेड वाले पोर्शन में कितना मटेरियल है, वेब में कितना टोटल मटेरियल है, फुट में टोटल कितना मटेरियल है, जो मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन है तीनों सेक्शन में यूनिफॉर्म एक जैसा होना चाहिए। मतलब टोटल एरिया ऑफ मटेरियल अगर मैं बोलूं तो तीनों पोर्शन में एक जैसा होना चाहिए। ये एक रिक्वायरमेंट है एक अच्छा रेल सेक्शन का। और जो सीजी है, अप्रोक्सीमेटली ये जो रेल सेक्शन है ना, इसका जितना भी हाइट है, रेल सेक्शन है इसका जितना भी हाइट है, इस हाइट के बीचों बीच अप्रोक्सीमेटली इसका सीजी होना चाहिए। एट मिड हाइट दिस सीजी ऑफ रेल सेक्शन मस्ट बी प्रेजेंट। ये आई सेक्शन जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना, तो आप ये कह लीजिए कि इसके बीचों बीच आपका सीजी होना चाहिए। तो ये चीज कब होगा, ये चीज कब पॉसिबल हो पाएगी? जब मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगी तीनों सेक्शन में, हेड में, वेब में, फुट में, तभी उसका जो सीजी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो अप्रोक्सीमेटली एट मिड हाइट लाई करेगी। ओके, दिस इज वन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। जो इसका फुट वाला पोर्शन है, रेल का जो फुट वाला पोर्शन है, इसका विड्थ भी सफिशिएंट होना चाहिए, ताकि आप जब प्लेस कर रहे हैं पर के ऊपर और जब ट्रेन इस पे चलेगी तब लैटरल डायरेक्शन में जो फोर्सेस आएंगे उन फोर्सेस के कारण ये रेल टिल्ट ना कर जाए, है ना। इसलिए इसका विड्थ, विड्थ मतलब ये जो चौड़ाई आपको दिख रहा है, ये जो फुट पोर्शन का ये जो चौड़ाई दिख रहा है, ये विड्थ, ये भी सफिशिएंट होना चाहिए। दिस इज रिक्वायरमेंट ऑफ ए गुड रेल। ओके, प्लस इसका कुछ टेंसाइल स्ट्रेंथ का अपना स्पेसिफिकेशन, एक टेस्ट है जो कि ये पास करना चाहिए। तो ऐसे कुछ कुछ और बातें हैं जो हम देखेंगे। तो लिखिए, रिक्वायरमेंट ऑफ गुड रेल सेक्शन। ये सारे बातें मैं क्यों लिखवा रहा हूं? देखिए, आप अलग अलग तरह के डिफरेंट एग्जामिनेशंस को अपियर करेंगे, एई एग्जामिनेशन, जेई एग्जामिनेशन, तो उसमें एक एग्जाम एसएससी जेई भी है, एक एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग सर्विस की भी है जिसमें कन्वेंशनल क्वेश्चंस पूछते हैं। ना जाने, पता नहीं ना कौन स्टूडेंट किस तरह के एग्जाम अटेम्प्ट कर रहा है। तो जो कन्वेंशनल क्वेश्चन पूछेंगे वहां पर आपसे ये मान लो, ये जो यही जो क्वेश्चन है ना, रिक्वायरमेंट ऑफ गुड रेल सेक्शन, यही पूछ लिया 10 नंबर का, लिख दो ये सारे पॉइंट्स, 10 नंबर मिल जाएंगे। नहीं मिले 10 नंबर, 8 नंबर तो मिलेंगे। इस बार देख ही रहे एग्जाम का कट ऑफ कितना ज्यादा गया एसएससी जेई का। 315 पे बीआरओ को नहीं, बीआरओ मिल रहा है। समझ रहे हैं बात? तो इसलिए जितना हो सकता है मैक्सिमम चीज मैं कवर करने का कोशिश करूंगा, है ना, शॉर्ट एंड कंसाइज वे में, पिन पॉइंटेड चीज, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं चाहता हूं कि आपकी कॉपी में रहे। ओके, चलिए, रिक्वायरमेंट ऑफ गुड रेल सेक्शन क्या क्या होना चाहिए अपने हिसाब से सोचो। प्रॉपर कंपोजिशन ऑफ स्टील, गुड वर्टिकल एंड लैटरल स्ट्रेंथ, वर्टिकल डायरेक्शन में स्ट्रेंथ काफी अच्छा होना चाहिए ताकि लोड को ट्रांसमिट कर पाए, लैटरल डायरेक्शन में भी स्ट्रेंथ काफी अच्छा होना चाहिए, है ना, ताकि लैटरल फोर्सेस को बियर कर पाए। डीप एंड हार्ड वियरिंग सरफेस ऑफ हेड, जो हेड का सरफेस है, टॉप सरफेस, वो काफी डीप होना चाहिए और हार्ड होना चाहिए। अगर हार्ड होगा तब उसका वियर एंड टीयर उतना ज्यादा नहीं होगा, है ना। तो वियर एंड टीयर अगर उतना ज्यादा नहीं होगा तो क्या होगा, स्मूथली जो व्हील्स है वो रोल कर रहे होंगे रेल सेक्शंस के ऊपर। तो डीप एंड हार्ड वियरिंग सरफेस ऑफ द हेड, प्रॉपर वेब थिकनेस या सफिशिएंट वेब थिकनेस टू एंश्योर फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, प्रॉपर वेब थिकनेस या सफिशिएंट वेब थिकनेस टू इंश्योर फ्लेक्सुरल
रिजिडिटी नेक्स्ट, मतलब ताकि वो जो वेब पोर्शन है वो अपने आप में बेंड ना कर जाए, है ना, उसलिए प्रॉपर एक थिकनेस होना चाहिए। सफिशिएंट फुट थिकनेस एंड विड्थ फॉर बेटर कनेक्शन विद स्लीपर, ताकि स्लीपर से अच्छे तरीके, स्लीपर से डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन है, फुट ही रहता है, तो फुट का जो थिकनेस है वो भी सफिशिएंट होना चाहिए, उसका विड्थ भी सफिशिएंट होना चाहिए फॉर प्रॉपर कनेक्शन विद स्लीपर एंड स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रैक। स्टेबिलिटी इन द सेंस ओवरटर्निंग वगैरह नहीं हो, है ना, इसलिए तो हम विड्थ का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए ओवरटर्निंग ये एक प्रॉब्लम है, या टिल्टिंग हम इसको कहते हैं, टिल्टिंग की टिल्ट कर गया, है ना। मैं अभी आपको रेल टाइप ऑफ रेल सेक्शन बताऊंगा, वहां पे एक रेल सेक्शन आएगी BH रेल, बुल हेडेड रेल, उसमें यही प्रॉब्लम थी टिल्टिंग की, जिस कारण से उसको नेग्लेक्ट किया गया, नहीं तो वो मस्त रेल सेक्शन था, है ना। तो ओवरटर्निंग, टर्निंग या टिल्टिंग प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है, टिल्टिंग क्यों, लैटरल फोर्सेस के कारण, और कर्व के ऊपर, तो ये लैटरल फोर्सेस है ना और ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि कर्व के ऊपर देखो सुपर एलिवेशन हम प्रोवाइड करके रखते हैं, और व्हील तो आउटर साइड में पहले से पुश होता है ना, मतलब व्हील क्या है, आउटर साइड में पहले से पुश्ड है जब कर्व पे चल रहा है ट्रैक। मैं आपको बताऊंगा जब ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रेलवे ट्रैक हम पढ़ेंगे तो वहां पे ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। तो वहां पे आउटर डायरेक्शन में और ज्यादा फोर्स होता है, तो जो आउटर रेल है उसका टिल्टिंग का चांसेस और ज्यादा होता है, समझ में आ रहा है। तो इसलिए प्रॉपर फुट विड्थ होना चाहिए टू अवॉइड ओवरटर्निंग स्लैश टिल्टिंग। Balanced distribution of material in head, web and foot region. CG of rail section should be approximately at mid height. Tensile strength of rail section should be greater than 72 kg per meter square. ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। Tensile strength of rail section should be greater than 72 kg per meter square. रेल स्पेसिफिन मस्ट पास एक टेस्ट है जिसको हम कहते हैं फॉलिंग वेट टेस्ट, या फिर इसी को टप टेस्ट कहा जाता है। ये टेस्ट को पास करना जरूरी है ना, रेल स्पेसिफिन मस्ट पास दिस टेस्ट, नाम याद रखिएगा, नाम पूछता है। और एक नोट बना के लिखिए कि जो रेल सेक्शन का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, तो ये जो प्रोसेस हम अडॉप्ट करते हैं, जो यूज करते हैं, उसका नाम है ओपन हर्थ प्रोसेस, या फिर इसी को हम डुप्लेक्स प्रोसेस भी कहते हैं। इन प्रोसेस को यूज करके जनरली एक रेल सेक्शन बनाई जाती है। तो ये सारे बातें हैं इन रिक्वायरमेंट ऑफ गुड रेल सेक्शन। आई थिंक इट इज वेरी इजी, वेरी सिंपल। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अगर उठाते हैं तो आप आंसर कर पाओगे कि इनमें से कौन से बातें सही हैं फॉर ए गुड रेल सेक्शन, या कन्वेंशनल क्वेश्चन भी आपको दे दिया तो ये पूरा का पूरा आप इजीली छाप सकते हो, कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क है नहीं, है ना। मैं बड़ा सिंपल इंग्लिश में, किताबों में आप जाएंगे इंग्लिश डिफरेंट होगा, हम बड़ा सिंपल इंग्लिश में आपको यहाँ पे लिखवा रहे हैं चीजों को। ओके, ये जो फॉलिंग वेट टेस्ट है या टप टेस्ट है, दिस इज ए कंपल्सरी टेस्ट, मतलब रेल स्पेसिमेन मस्ट पास, है ना। ये टेस्ट क्या चेक करने के लिए किया जाता है, इंपैक्ट। ओके, इंपैक्ट, इसमें हम क्या करते हैं, फॉलिंग वेट, जैसे नेम इसका सजेस्ट करता है कि एक पर्टिकुलर वेट को रेल के ऊपर ड्रॉप करते हैं, तो वो ड्रॉप करने के कारण क्या डिफॉर्मेशन आ रहे हैं, क्या एनर्जी वो रेल सेक्शन एब्जॉर्ब कर रहा है, इन सब चीजों को एस्टिमेट करके इम्पैक्ट का इफेक्ट, है ना, हम फाइंड आउट करते हैं। तो जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं फॉलिंग वेट टेस्ट के, अब उसके अंदर हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो जरूरत नहीं है, आपको बस ये जानकारी चाहिए कि इम्पैक्ट टेस्टिंग के लिए हम फॉलिंग वेट टेस्ट या टप टेस्ट कंडक्ट करते हैं रेल स्पेसिमेन के ऊपर, विच जो कि पास होना चाहिए, वो रेल स्पेसिमेन जो भी जिसके ऊपर भी आप टेस्ट कर रहे हो दैट मस्ट पास। ठीक है, लिख लीजिए, क्या है कि दिमाग में कंफ्यूजन रखोगे कुछ भी कि क्या है टेस्ट, मैंने वैसे ही बोल दिया था आपको, इम्पैक्ट टेस्ट, इम्पैक्ट, है ना, मतलब रेल सेक्शन इम्पैक्ट में सेफ है कि नहीं है, इस कारण से हम ये टेस्ट करते हैं। ये चीज मैंने आपको बताया भी था पहले वाली क्लास में, है ना, जो इंट्रोडक्शन वाला क्लास था उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। नोट इट डाउन। एक चीज और ध्यान रखिए, है ना, आपसे पूछेंगे क्वेश्चन कि कौन कौन से टेस्ट कंपलसरी हैं, तो देखिए यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ का जिक्र किया गया है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टिंग करेंगे ना, दैट टेस्ट इज आल्सो कंपलसरी। फॉलिंग वेट टेस्ट और टप टेस्ट इज आल्सो कंपलसरी, है ना, दिस टेस्ट आर कंपलसरी, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे जो आपका टॉपिक है, टाइप्स ऑफ रेल सेक्शन, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको समझिए, सुनिए। हमारे पास बेसिकली
तीन तरह के रेल सेक्शन है। हिस्टोरिकली जैसा जैसा रेलवे का डेवलपमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। तो सबसे पहला जो रेल का सेक्शन आया था वो भी एक तरह का आई सेक्शन ही है, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये हेड वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये फुट वाला पार्ट दिख रहा है आपको, और ये वेब वाला पोर्शन आपको दिख रहा है। ये तीन सेक्शन तो आपको दिख ही रहा है, हेड, फुट एंड वेब। लेकिन यहाँ पे जो पहला वाला रेल आया था जिसको हम कहते हैं डबल हेडेड रेल। डबल हेडेड रेल मतलब ऊपर जो हेड है नीचे भी जो फुट है वो भी हेड जैसा ही है ना। इसको हम इसलिए बोलते हैं DH रेल, डबल हेडेड रेल, जो कि आजकल यूज नहीं होती। ये डबल हेडेड रेल बनाने का लॉजिक क्या था? व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड डेवलपिंग द डबल हेडेड रेल? देखिए, हम लोग हमेशा से यही चाहते हैं कि किसी भी चीज को सस्ता सस्ता बनाए, है ना, इकोनॉमिकल। सिविल इंजीनियरिंग बंदे का, एक सिविल इंजीनियर बंदे का ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट होता है कि किसी भी चीज को हम इकोनॉमिकल बनाए, सस्ता बनाए, ठीक है। लेकिन आजकल यही इकोनॉमिकल बनाने के चक्कर में बहुत सारे लोग मतलब 2 नंबर का काम करने लगते हैं, है कि नहीं? तो वो नहीं करना है, दिमाग लगा के इकोनॉमिकल बनाना है ना, ताकि प्रॉपर स्ट्रेंथ एंड सेफ्टी मेंटेन रहे, नहीं तो बालेश्वर जैसा एक्सीडेंट हो जाता है। वेल, तो टाइप्स ऑफ रेल सेक्शन, डबल हेडेड रेल सेक्शन, इसका कहानी सुनो। बात क्या हुआ, जब शुरुआती सबसे पहला रेल सेक्शन था ये, जब स्टार्टिंग में रेल सेक्शन ये डेवलप किया गया तो लोगों ने सोचा पटरी के ऊपर रेल चलेगी, मतलब पहिया चलेगी, तो पहिया चलेगी लंबे समय तक, तो वो रेल जो टॉप सरफेस है, जो वियरिंग सरफेस है जिसके ऊपर पहिया चल रही है, वो सरफेस तो खराब होगा। मान लो जब सरफेस खराब हो गया तो हम क्या करेंगे, मेंटेनेंस करना ही हमको, है ना। तो ये जो पटरी है इसको पलट देंगे, और जो नीचे का सरफेस जिसके ऊपर पहिया अभी तक चला नहीं है वो ऊपर आ जाएगा, तो वो तो पहले से स्मूथ रहेगा, है ना, क्योंकि उसके ऊपर तो ट्रेन नहीं चल रही थी, वो सरफेस तो नीचे था ना, जो फुट वाला पोर्शन है वो तो नीचे था, तो उसको पलट देंगे, है ना। और तो नया रेल हमको यूज करने की जरूरत नहीं हुआ, तो सेम रेल को हमने 2 बार इस्तेमाल कर लिया। ये दिमाग में हमने, मतलब ये दिमाग लगाया हमने, बट ये दिमाग फेल हो गया। क्यों? क्या कारण हुआ? देखिए, कंस्ट्रक्शन देखिए, जो रेल है किधर प्लेस्ड है, स्लीपर्स के ऊपर, ठीक। तो स्लीपर क्या पूरा एकदम बिछा हुआ है हजारों किलोमीटर में, जितना किलोमीटर का रेल है पूरा हजारों किलोमीटर में कंटिन्यूअसली स्लीपर है क्या? नहीं, एक स्लीपर है, एक पर्टिकुलर डायमेंशन का स्लीपर वगैरह का क्या डायमेंशन है हम आगे स्लीपर वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट स्लीपर है, फिर नेक्स्ट स्लीपर, बीच में बालास्ट है, और बालास्ट बहुत अच्छे तरीके से भरा हुआ है, जो मेटल है, पत्थर है, वो अच्छे तरीके से भरा हुआ है। तब जब रेल चल रही है, मतलब जब ट्रेन चल रही है रेल के ऊपर, तो रेल में इलास्टिसिटी है, ट्रैक में इलास्टिसिटी है, जिस कारण से ये दबता है। जब दब रही है, मान लो स्लीपर वाले पोर्शन में जो रेल कांटेक्ट में है, चलिए उसमें हमने वहां पे बहुत तरह का प्रोटेक्टिव लेयर भी प्रोवाइड कर रखा है, स्टील प्लेट वगैरह को प्रोवाइड कर रखा है, जिस कारण से चलिए जो रेल का जो फुट वाला पोर्शन जो अभी नीचे था उसमें उतना डैमेज नहीं हुआ। लेकिन जो पत्थर के कांटेक्ट में है डायरेक्ट, वहां तो 2 अलग अलग मटेरियल हो गया, तो वहां पे ड्यू टू दैट इलास्टिसिटी इन ट्रैक, वो मेटल जब कांटेक्ट में आई इसके सरफेस में, तो वो रफ हो गया, वो स्मूथ नहीं रहा। तो जब हमने फिर पलटा, उस पर ट्रेन चलाया, तो वो स्मूथनेस नहीं अचीव हो पाई, फ्रिक्शन ज्यादा डेवलप होने लगा, है ना। इन सब कारणों से हमने फिर डबल हेडेड रेल को नेग्लेक्ट किया। हमने फिर क्या सोचा, हमने ये सोचा कि जब हम इसका 2 बार इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहे हैं, एक ही बार इस्तेमाल कर पा रहे हैं, तो क्यों ना जो फुट वाला पोर्शन है उसका मटेरियल कम कर दिया जाए, काट दिया जाए। क्यों मटेरियल काट देंगे, कम कर देंगे तो क्या होगा, इकोनॉमिकल। अगेन दिमाग में क्या चल रहा है, सस्ता सुंदर टिकाऊ, सस्ता बनाने का, तो इकोनॉमिकल हो जाएगा। क्यों? मटेरियल हमने कर दिया रिड्यूस। तो आपने फुट वाले पोर्शन से कुछ मटेरियल हटाया, फुट वाले पोर्शन को छोटा बनाया। तो देखिए जो नेक्स्ट रेल है वो है बुल हेडेड रेल, जो कि डबल हेडेड रेल के बाद इस्तेमाल में लाई गई। जब इसका इस्तेमाल खत्म किया जाने लगा डबल हेडेड का, तब ये बुल हेडेड रेल यूज में आई। जब बुल हेडेड रेल यूज हुई जस्ट इनिशियल टाइम में,
उसी समय लोगों ने, एक वैज्ञानिक थे विंगोले, है ना, उन्होंने इसके ऊपर भी काम करना चालू कर दिया था उसी समय पैरेलली। जब बुल हेडेड रेल चलन में आने लगी, इस्तेमाल में आने लगी, है ना, तो इस शुरुआती दिनों में ही एक जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम मैंने बताया, वो फ्लैट फुटेड रेल के ऊपर भी काम करना चालू कर दिए थे। ठीक है, क्या लॉजिक था उनका मैं अभी डिस्कस करूंगा जब हम बुल से फ्लैट पे जाएंगे। तो अब बुल में जो मेन प्रॉब्लम देख लो, एडवांटेज क्या है पहले ये तो समझ गया, इकोनॉमिकल हो गया एज कंपेयर टू डबल हेडेड रेल बिकॉज मटेरियल हैज बीन रिड्यूस्ड, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। बट चूंकि फुट एरिया कम है तो स्लीपर के ऊपर कम एरिया इन कॉन्टैक्ट है। अभी अभी हमने पढ़ा कि विड्थ एंड थिकनेस ऑफ फुट मस्ट बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द ट्रैक, ताकि ओवरटर्निंग या टिल्टिंग वगैरह ना हो। यहाँ पे फुट एरिया ही कम है, टिल्टिंग का प्रॉब्लम था इसमें, टिल्टिंग। अच्छा, ये सब चीजों को तो हमने लिखवाया ही अलग से नोट्स में। टिल्टिंग या ओवरटर्निंग का इसमें प्रॉब्लम था, इकोनॉमिकल था बट द प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम इज ऑफ टिल्टिंग एंड ओवरटर्निंग। लैटरल डायरेक्शन में ये उतना स्टिफनेस प्रोवाइड नहीं कर पाया, क्यों? फुट एरिया कम होने के कारण। समझ में आ रहा है? तो ये जो प्रॉब्लम थी, इस कारण से फिर इस रेल को स्लीपर से कनेक्ट करने के लिए, और जिस समय ये रेल्स यूज में थे उस समय जो जनरली स्लीपर्स यूज में थे वो थे वुडन स्लीपर्स। ठीक है, फिर धीरे धीरे स्टील स्लीपर भी कुछ यूज होने लगे थे। तो वुडन या स्टील स्लीपर्स के ऊपर, तो अभी मान के चलो पहला वुडन स्लीपर्स के ऊपर जब इन रेल्स को प्लेस करेंगे, आप डायरेक्टली नहीं प्लेस कर सकते। वुडन स्लीपर्स के ऊपर इन रेल्स को प्लेस करने के लिए, है ना, हमें फिर एक अलग सिस्टम बनाना पड़ा जिसको हम बोलते हैं चेयर। एक कुर्सी बनाना पड़ा, एक चेयर जो कि एक स्टील की प्लेट होती थी, वो चेयर हम रखते थे स्लीपर के ऊपर, है ना, और वो चेयर को अच्छे तरीके से स्लीपर से, वुडन स्लीपर है तो कनेक्ट कर देते थे। तो चेयर को वुडन स्लीपर से कनेक्ट करने के लिए जनरली एक कांटी जैसा यूज किया जाता। कांटी, अरे यार लकड़ी में क्या ठोकोगे, दो लकड़ी को ज्वाइन करने, कांटी, कांटी मारते हो ना, है ना, तो वो कांटी जैसा कुछ था, उसको हम बोलते हैं डॉग स्पाइक, स्पाइक कांटी, समझ रहे हो? तो वो कांटी मार के वो चेयर को स्लीपर में फिट कर देते थे। फिर वो स्लीपर, वो जो चेयर है उसमें ये रेल सेक्शन को एंटर करवाते थे। एंटर करवाने के बाद गुटका, गुटका मतलब, अरे जैसे हम लोग कभी करते हैं, क्या करते हैं, मान लो मोबाइल का बैटरी लूज हो जाता था, पीछे नोकिया वाला छोटा छोटा फोन या सैमसंग जो भी, बैटरी लूज हो जाता था, ऑन नहीं होता था फोन, मतलब समझ समझ अब बैटरी लूज है, हम क्या करते थे, पेपर वगैरह कुछ लेके अच्छे तरीके से वहां पे वो मतलब फिक्स करते थे ताकि बैटरी अच्छे से कनेक्टेड रहे, टाइट रहे। याद है कभी किए हो इस तरह का? मैंने तो किया है, मेरे पास तो छोटा फोन था जब हम इंजीनियरिंग में थे, G5 का फोन था, ठीक है, चाइना फोन। तो वो फोन भी उस समय 2000 रुपए की आई थी, तो वो फोन हम यूज करते थे। तो मेरा बैटरी लूज हो जाता था तो पेपर से हम फिक्स करते थे उसको। समझ में आ रहा है? तो वो पेपर से जो हम बैटरी को टाइट करते थे, उसी तरह से चेयर में रेल को फिक्स करने के लिए लकड़ी का की, जिसको हम देसी लैंग्वेज में गुटका बोल देते हैं, उसको यूज करते थे। या फिर मेटल का की आया धीरे धीरे, है ना, डेवलप हुआ मेटल का की, जिसको एक मेटल का की था उसका नाम था स्टुअर्ट की, स्टुअर्ट, स्टुअर्ट लिटिल, वही स्टुअर्ट, स्टुअर्ट की, जो कि मेटल की थी, उसका इस्तेमाल होने लगा, है ना। लेकिन लकड़ी के कंपैरिजन में मेटल का कॉस्ट ज्यादा, बट ये इकोनॉमिकल प्रूव होता था कहीं ना कहीं। क्यों? लकड़ी बार बार आपका खराब हो जाए, लकड़ी आपका बार बार खराब हो जाए तो आपको बार बार उस लकड़ी को वहां पे, उस गुटका को वहां पे फिक्स करने के लिए ट्रैक का मेंटेनेंस करवाना होगा, समझिए, है ना, ट्रैक का मेंटेनेंस करवाना होगा, गुटका निकालो फिर गुटका डालो, फिर गुटका निकालो, गुटका डालते रहो हर जगह। और कितने सारे स्लीपर्स, सभी में आपको ऐसे करना होगा। बट मेटल की को एक बार डाला, है ना, तो फिर वो ज्यादा, उसका ड्यूरेबिलिटी ज्यादा था मेटल की का, लेकिन वुडन का नहीं था। तो ये सारी चीजें थी इसमें। कहने का मतलब है जो हम चेयर्स, एक एडिशनल आ गया हमको यहाँ पे चेयर्स वाला जो सिस्टम यूज करना पड़ा, और की वगैरह जो यूज करना पड़ा, उसका कॉस्ट भी तो है, प्लस मेंटेनेंस भी तो है, तो ये कॉस्ट इंक्रीज हुई। समझ में आ रहा है? लेकिन चेयर वाला सिस्टम आने के बाद कहीं ना कहीं हमको जो लैटरल डायरेक्शन में जो स्टेबिलिटी है अगेंस्ट टिल्टिंग, ये हमें मिलने लगा। क्योंकि मैं दिखाता हूं आपको, इमेजिन करना, चेयर क्या की क्या है, मैं पहले आपको विजुअलाइज करवा देता हूं।
ये देखो, ये आपका वुडन स्लीपर, ये आपका रेल, और रेल आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है रेल कैसा है ना। और वुडन स्लीपर पे रेल को जो हम प्लेस किए, डायरेक्टली नहीं प्लेस किए हैं, हम कैसे प्लेस किए हैं, हमने चेयर लगाया यहाँ पे। ये जो लोहा का प्लेट आप देख रहे हो है ना, इसी को हम बोलते हैं चेयर, कुर्सी। किसके लिए? रेल। रेल इसके ऊपर बैठेगा, हम जिसके ऊपर बैठते हैं उसको हम बोलते हैं कुर्सी, चेयर। तो रेल इसके ऊपर बैठेगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं चेयर। ये भी अलग अलग तरह के थे, अब उसके डिटेल में हमको नहीं जाना है ना, क्योंकि ये सब चीजें अब चलन में नहीं है इंडिया में, तो अब देखोगे नहीं ये सब, देखोगे ये सब पड़ा हुआ रहता था। अब हम स्टील प्लेट यूज करते हैं, वो भी स्पेसिफिक लोकेशन पे, कहां पर? पॉइंट एंड क्रॉसिंग के लोकेशन पे, है ना। स्टील प्लेट हम यूज करते हैं क्योंकि वहां पे रेल जो पटरी है उसको स्लाइड करना होता है, तो वो स्लाइड किसके ऊपर करेगा? स्टील प्लेट के ऊपर करेगा, क्योंकि स्टील प्लेट के ऊपर अच्छे से ल्यूब्रिकेशन वगैरह हम करके रख पाएंगे, तो फ्रिक्शन कम होगी, तो अच्छे तरीके से वो स्लाइड कर पाएगी पटरी, जब हम स्विच स्विच चेंज करेंगे तो। समझ में आ रहा है? तो कुछ प्लेट्स अब यूज होते हैं पॉइंट एंड क्रॉसिंग लोकेशंस पे, बाकी अब कहीं पे स्टील प्लेट आप नहीं देखोगे। जहां पर भी देखोगे, जो आजकल लेटेस्ट रेल हम यूज कर रहे हैं, फ्लैट फुटेड रेल, वो डायरेक्टली स्लीपर के ऊपर प्लेस रहती है, बस एक शॉक एब्जॉर्बिंग के लिए काला कलर का रबड़ पैड प्लेस होता है उन दोनों के बीच में, है ना। की यूज होता है, की यूज होता है, अभी भी यूज होता है। आजकल फाइबर का की आने लगा, प्लास्टिक का, पहले मेटल का इस तरह का छोटा छोटा की आता था। की मतलब क्या है, यहाँ पे आप, यहाँ पे ठीक से दिख नहीं रहा है, मैं आपको की दिखाता हूँ। देखो, ये चेयर समझ गए, वुडन स्लीपर समझ गए। अच्छा, ये जो चीज है देखो, ये नट जैसा कुछ है, तो एक्चुअली इसी को हम बोलते हैं स्पाइक। स्पाइक, कांटा, स्पाइक्स, ठीक है। एक स्पाइक होता है जिसका नाम था डॉग स्पाइक। ये डॉग स्पाइक जनरली लकड़ी में अगर कनेक्शन बनानी है तो डॉग स्पाइक का यूज करते थे, मतलब उसमें, अरे कांटी जैसा होता है, कांटी बस, ये है इस तरह का। एक मिनट, कभी ना कभी देखे होगे इस तरह का, ये बस, इसको हम बोलते हैं डॉग स्पाइक। बस इसको डाल दिया, ये है ना, इसको डाल दिया अंदर, जैसे ये नट जैसा, मतलब इसमें आपका थ्रेडिंग नहीं होगा, थ्रेडिंग का जरूरत भी नहीं है ना, बस कांटी ठोक दिया, तो यही चीज किया जाता था। लेकिन जब स्टील प्लेट आने लगी, तो वहां पे स्क्रू स्पाइक का यूज होने लगा, मतलब यही यही था, बस यहाँ पे क्या था, थ्रेडिंग कर दिया गया, ताकि वो एक कनेक्शन बन पाए, है ना। तो स्क्रू स्पाइक स्पाइक, ताकि नट बोल्ट हम टाइट कर पाए, वो वाली भी चीज आ रही थी। हम तो बचपन में खूब देखे थे, मतलब मैं जब बच्चा था, कहने का मतलब है, मेरे को ध्यान में है, जब हम मतलब 5-6 साल के रहे होंगे, या 7-8 साल के बीच में, तो मेरा जो घर था वो रेलवे ट्रैक के जस्ट बगल में ही था। तो रेलवे लाइन के आसपास जो मैदान थी, है ना, वहां पे हम पतंग वतंग उड़ाते थे, बहुत सारा और एक्टिविटी करते थे। तो वहां पे ट्रैक के बगल में ये सब चीजें, लोहा लकड़ ये सब चीज पड़ा हुआ होता था, हम कितना सारा घर उठा के भी लेते आते थे। हथौड़ी के जैसा इसको यूज में लाते थे है ना, कांटी वाटी ठोकने के लिए दीवार में, हथौड़ी, मस्त हथौड़ी बनता था। खूब चोरी हुआ, रेलवे को इतना लॉस हुआ कि मत पूछो, बहुत चोरी हुआ। ये स्टील का ये जो चेयर है, इसका चोरी, फिर तुम्हारा जो जो स्पाइक वगैरह उसका चोरी, वुडन स्लीपर का चोरी, स्टील स्लीपर का चोरी, अनंत। अभी देखो, आजकल जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर है, मान लीजिए जो डैमेज स्लीपर है, स्लीपर भी डैमेज हो जाती है, जैसे अभी रेल एक्सीडेंट हुआ, वहां पे बहुत सारा लाइन ऐसे पटरी उधेड़ गया, तो स्लीपर कहां से कहां उठा के फेंकाया होगा, तो स्लीपर डैमेज हो गया ना। तो स्लीपर जो डैमेज हुआ, आजकल क्या करते हैं लोग, किसी तरह से वो कंक्रीट को तोड़ के अंदर जो रिइंफोर्समेंट है, जो तार है, जो केबल्स है, उसको निकाल के भेज देते हैं। देखो, है ना, वो रहते हैं, कुछ लोग रहते हैं, वो लोग करते हैं, उनको आप कितना भी समझाओगे वो नहीं मानेंगे। तो ये आपका चेयर है। ये देखिए, कुछ फोटो देखिए, बेटर विजुअलाइजेशन होगा। पहला वाला फोटो देखो, इसमें ये वाला पोर्शन में देखो, ये जो काला काला है, ये स्पाइक्स है, ये भी, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रू। ये भी स्पाइक है, इसको हम बोलते हैं डॉग स्पाइक। ये जो डॉग स्पाइक है, डॉग वाला, कुत्ता वाला, ये यूज होता था वुडन स्लीपर के लिए। स्क्रू स्पाइक जो है, इसका बेसिक यूज, जो मेन यूज था, वो स्टील स्लीपर के लिए था। बाकी आप स्क्रू स्पाइक को भी वुडन स्लीपर्स के लिए यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना, चेयर लगा हुआ, ये चेयर है, ओके, ये चेयर है। अब ये देखिए, ये देखिए, ये फिश प्लेट है ना,
ये डायग्राम में ये जो दिख रहा है फिश प्लेट, ये फिश बोल्ट्स, ये एक्सपेंशन गैप, है ना, ये सब चीजें आपको दिख रही है। हाँ, मैं आपको गुटका या की समझा रहा था, तो ये देखो, ये जो चीज है, ये लकड़ी का, इसी को बोलते हैं की। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं की। ये चेयर हो गया, ये रेल देखो कौन सा है, बुल हेडेड रेल है। ऊपर का हेड वाला पोर्शन देखिए, नीचे का फुट देखिए, बीएच रेल है। तो बीएच रेल को चेयर में रखे, इस तरह का चेयर आता था, बीएच रेल को चेयर में रखे, है ना, चेयर के ऊपर फिट किया, एडजस्ट किया, और उसको टाइट करने के लिए वो जो की है उसको अच्छे से ठोक देते थे। समझ रहे हो? तो ये की पहले वुडन का यूज होता था, फिर धीरे धीरे मेटल का यूज होने लगा। समझ में आ रहा है? और अगर नीचे आपका जो स्लीपर है वो स्टील का है, तब तो मतलब आप ये डॉग स्पाइक वगैरह सॉरी ये स्क्रू स्पाइक यूज करिए। अगर लकड़ी का है तो डॉग स्पाइक यूज कर लीजिए, या उसमें भी स्क्रू स्पाइक आप यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी है ना। तो ये सब चीजें हैं। आज के टाइम पे जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, ये वाला सिस्टम। ये जो रेल दिख रहा है देखो, साफ दिख रहा है, क्या है, एफएफ, फ्लैट फुटेड। ये हेड वाला पोर्शन, ये वेब, और ये फुट देखिए हेड से अलग है, चौड़ा है। यहां पर आपको दिखेगा, अगर ध्यान से देखोगे, देखो स्लीपर और रेल के बीच में ये काला कलर का एक रबड़ पैड है, नीचे दिख रहा है छोटा छोटा रबड़ पैड, वो शॉक एब्जॉर्बिंग के लिए प्लेस्ड है। और ये जो खांचा है ये स्लीपर में पहले से बना हुआ रहता है, कौन, ये खांचा जिसमें ये पेंड्रोल क्लिप को डाला गया है। और यहाँ पे देख रहे हो कुछ ये ऑरेंज कलर का, ये ऑरेंज कलर का, ये अलग अलग कलर के होते हैं, ऑरेंज होते हैं, स्पेसिफिकेशन इनके अलग है, मतलब ये अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग जगह पे यूज करने के लिए। ऑरेंज दिखेंगे आपको, ब्लैक दिखेंगे आपको, ग्रीन दिखेंगे आपको, व्हाइट दिखेंगे, वो अलग अलग होते हैं यार, है ना, उसके ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे, वो उसका कोई मतलब नहीं है। तो वो जो देख रहे हो यहाँ पे वो की है, वो फाइबर के होता है, प्लास्टिक के होता है, ठीक है, वो की है। तो अभी ये जो कीस है ये हम मेटल का यूज नहीं कर रहे हैं, वो प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं। पहले हम ये जो की है, इस तरह से जो की लगता था पहले, वो वुडन का या मेटल का यूज होता था। अब ये फाइबर वाले की यूज करने लगे हम, जो जिसके ऊपर पेंड्रोल क्लिप रहता है। मतलब पेंड्रोल क्लिप ठोका, मान लो पेंड्रोल क्लिप ठोका, फिर की लगाया, की को ठोक दिया अंदर, ये मतलब ये जो फाइबर वाला चीज है ना, उसको लगा अंदर ठोक दिया पेंड्रोल क्लिप के नीचे से, टाइट हो गया अच्छे से। ये चीज है जो आज के टाइम पे हम यूज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? ओके। ये जो क्लिप है इस तरह से, ये इसको क्लिप बोला जाता है, ये जो एक स्पेशल डिजाइन है ना, ये क्लिप, इसी को नाम है पेंड्रोल। ध्यान रखना, पेंड्रोल क्लिप, यही पूरा लगा हुआ दिखेगा आपको इंडियन रेलवेज में। पहले ये सब चीजें थी, चेंज हो गई, अब नहीं है, अब ये दिखेंगे। ओके। तो अब देखिए हुआ क्या, जैसे बुल हेडेड रेल आपने बनाया, उसका यूज करना आपने चालू किया, देखा टिल्टिंग वगैरह का प्रॉब्लम है, तो चेयर एंड की का यूज होने लगा। तो ये हर एक स्लीपर में लग रही है यार, एक स्लीपर में दो दो लग रहे हैं, तो पूरे लेंथ में लग रहे हैं, कितना सारा कॉस्ट बढ़ गया। ये स्टील की होती थी, लोहा का, बहुत सारा कॉस्ट बढ़ गया। तो उसी समय वैज्ञानिकों ने, एक इन्वेंटर था विनगोल, ओके, विन गोले, गोले एक्चुअली विन गोले, VINGOLE, विन गोलेस, है ना, वो जो थे वो इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे थे, फ्लैट फुटेड रेल के कॉन्सेप्ट पे। उनका क्या सोच था, वो ये सोचे, अच्छा हमने एरिया जो नीचे का कम कर दिया है, इस कारण से लैटरल स्टेबिलिटी नहीं रही, ओवरटर्निंग हो रही है, टिल्टिंग हो रही है, जिस कारण से हमको चेयर कीस ये सारा एडिशनल सेटअप यूज करना पड़ा थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द ट्रैक टू प्रोवाइड दैट लैटरल स्टेबिलिटी। ठीक, तो मैं ऐसा करता हूं, लैटरल स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए हम एक काम करते हैं कि जो फुट है उसको फ्लैट बना देते हैं, है ना, उसको और चौड़ा बना देते हैं। तो उससे क्या होगा, लैटरल स्टेबिलिटी इंप्रूव होगी, मतलब ओवरटर्निंग टिल्टिंग वगैरह होने का चांस कम हो जाएगा। और हमें ये यूज करना नहीं पड़ेगा, क्या, ये चेयर एंड की वाला जो सेटअप है, चेयर एंड की वाला सेटअप, ये एलिमिनेट हो जाएगी। क्यों, फ्लैट फुट है, इजिली हम स्लीपर के ऊपर प्लेस करेंगे और बढ़िया कांटी से उसको टाइट कर देंगे, डॉग स्पाइक से टाइट कर देंगे। डॉग स्पाइक क्यों, देखो ये जो डॉग स्पाइक है ना, ये वाला जो स्पाइक है, ठीक है, इमेजिन करो, सोचो, फ्लैट फुटेड रेल है, रखा आपने स्लीपर के ऊपर, स्लीपर कौन सा,
उस समय ये लकड़ी का स्लीपर, वुडन स्लीपर रखा अपने स्लीपर के ऊपर, तो बस एकदम किनारे से सटा के उसको ठोक दिया। इसका ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये क्या करेगा, उसको इतना अच्छे से ठोके कि वो रेल को स्लीपर से पकड़ के रखेगा। समझ रहे हो? तो हम सीधा डॉग स्पाइक ठोकते चलेंगे, काम मेरा बन जाएगा, लैटरल स्टेबिलिटी भी बन गई क्योंकि फुट को मैंने चौड़ा कर दिया। ये थिंकिंग के साथ वैज्ञानिकों ने फ्लैट फुट रेल्स को डेवलप करना चालू किया, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम आने लगी। प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई बाबू, मतलब फ्लैट फुट रेल को डेवलप करने के पीछे लॉजिक यही था कि चेयर एंड की वगैरह को एलिमिनेट कर दें हम लोग, है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि उस समय था वुडन स्लीपर, तो वुडन स्लीपर था तो हम सीधा अगर स्लीपर के ऊपर रख के, है ना, और उन स्लीपर और रेल के बीच में कुछ नहीं डाल के सीधा स्लीपर के ऊपर रखे, वुडन स्लीपर यूज में आ रही थी। वुड भी अलग अलग, सॉफ्ट वुड, हार्ड वुड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अलग अलग जगह पे अलग अलग लकड़ी। तो मान लो वुड सॉफ्ट, वुड सॉफ्ट, रेल तुमने रखा, सीधा डॉग स्पाइक मार के रेल को फिक्स कर दिया। लोड आ रही है ना रेल के ऊपर, व्हील लोड आ रही है, तो धीरे धीरे अगर वुड सॉफ्ट है तो व्हील लोड के कारण क्या होगा, ये जो रेल है ये धंसने लगा। किसमें? लकड़ी में। ये एक नया प्रॉब्लम आने लगी। जो स्लीपर है उसी में ये रेल सेक्शन ही धंस गए, इसके जो फुट है वो धंस जाते थे। मैं आपको दिखाता हूँ, एक फोटो है मेरे पास। ओके, तो ये देखो, ये पहला वाला फोटो देखो, फ्लैट फुटेड रेल है, वुडन स्लीपर के ऊपर है, स्लीपर सॉफ्ट था, ये डॉग स्पाइक सीधा का सीधा मारा हुआ है स्लीपर में। स्लीपर मतलब स्लीपर और रेल को जकड़ के पकड़ के रखने के लिए, है ना। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, स्लीपर के अंदर रेल धंसने लगे। क्यों? लोड है, लोड, स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो गया, सॉफ्ट वुड था। इस चीज से बचने के लिए फिर इसमें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि नहीं। फ्लैट फुटेड रेल है, आपने चेयर वगैरह और की वगैरह का यूज को एलिमिनेट करने के लिए आपने सोचा सीधा डॉग स्पाइक मार देंगे और ज्यादा सस्ता हो जाएगा, और लैटरल स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग एंड टिल्टिंग तो मिल ही रहा है ड्यू टू हाई विड्थ ऑफ द बेस। बट ये प्रॉब्लम आ गई, तो क्या, तो फिर अगेन एक सेटअप दिया गया, स्टील प्लेट। इस तरह के प्लेट्स यूज में आने लगे। ये देख रहे हो स्टील प्लेट, रेल फ्लैट फुटेड रेल, वुडन स्लीपर है, बीच में स्टील प्लेट, डॉग स्पाइक मारा हुआ है, देखो। ताकि स्टील प्लेट क्या करे, अगर स्लीपर सॉफ्ट है ना, तो स्टील प्लेट जो लोड है उसको एब्जॉर्ब करेगा और स्लीपर के ऊपर कम लोड, है ना, मतलब स्ट्रेस को कम करके डिस्ट्रीब्यूट करेगा। समझ में आ रहा है? स्ट्रेस कंसंट्रेशन वगैरह ज्यादा नहीं होगा। तो इस कारण से वो स्टील प्लेट वगैरह यूज में आने लगे, तो वो फिर अगेन कॉस्ट बढ़ा दी। तो फिर दिमाग लगाया, यार स्टील प्लेट भी यूज कर रहा हूँ, लकड़ी भी काट रहा हूँ, पेड़ पौधा लकड़ी का स्लीपर वगैरह सब कुछ है, क्यों ना मैं स्टील का ही स्लीपर यूज करूं। तो ये कास्ट आयरन का, ये जो स्टील के स्लीपर है, सीआई स्लीपर, इसका यूज होने लगा। नेक्स्ट डेवलपमेंट, यहाँ पे देखो स्टील प्लेट नहीं है, फ्लैट फुटेड रेल है, स्टील प्लेट नहीं है, बस यहाँ पे अब जो एक इंपॉर्टेंट चीज आई, रबड़ पैड। ये जो रबड़ पैड तब आया वो अब तक है ना, शॉक एब्जॉर्बिंग के लिए रबर। बाकी स्टील स्लीपर भी उस समय न्यू आई, लेकिन चोरी होने लगे भाई, चोरी होने लगे, कोरिजन का प्रॉब्लम था। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीजें होने लगे, तो इसको भी रिमूव किया। तो धीरे धीरे कंक्रीट, फिर प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर्स जो आज के टाइम पे हम लोग यूज कर रहे हैं वो बनने लगे। इस तरह से ये डेवलपमेंट्स हुए हैं। ओके, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। देखो एक विजुअलाइजेशन होना जरूरी है, एक फील होना जरूरी है कि किस तरह से ये डेवलपमेंट्स हुए हैं। कुछ ना कुछ तो लॉजिक हुआ होगा, कुछ ना कुछ मतलब डिमेरिट वगैरह हुआ होगा पिछले में। सब चीज का देखो, सब चीज यूज में थी, मतलब वो यूज में थी, मतलब वो काम कर रही थी, लेकिन कुछ डिमेरिट थे जिसके कारण उसको रिमूव करके न्यू सिस्टम हम अडॉप्ट किए। ओके, तो ये चीज हमें फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा? कुछ भी किसी भी तरह की स्टडी कर रहे हो, उसमें अगर किसी का हम अगर क्रोमोलॉजिकल ऑर्डर हम पढ़ रहे हैं तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखना उसमें, इसमें क्या था प्रॉब्लम, फिर ये क्यों आया, फिर इसमें क्या प्रॉब्लम था, ये क्यों आया, ये सब चीजें, है ना। ये हम इतना डिस्कशन कर ही क्यों रहे हैं, क्योंकि आप जब एग्जाम दोगे, रिटर्न तो निकल ही जाएगा, वो तो थ्योरी नोट्स क्लास में लिखवा ही दे रहा है, उससे तो रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लोगे। इंटरव्यू में पहुंच गए, मान लो
पूछा गया इस तरह का क्वेश्चंस, तो वहां फंस जाएंगे। मान लीजिए जैसे आजकल वैकेंसीज निकलता है रेलवे का, जेटीए जूनियर टेक्निकल एसोसिएट वगैरह का, वो आप गए अटेम्प्ट किए, उसमें इंटरव्यू पूछा लिया जाता है, या जो मेट्रो है, रेल मेट्रोस है ना, उनके जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होते हैं वहाँ इंटरव्यूज होते हैं, बीएमआरसी का जैसा हो गया, या फिर आप दिल्ली मेट्रो का ले लो, मतलब जो अच्छा अच्छा पोस्ट है ना, अच्छा अच्छा पोस्ट किया, बीएमआरसी में तो ए जेई दोनों लेवल पे इंटरव्यू होता है, समझ में आ रहा है। तो आप जब जाओगे तो वहां पे आपको इसी तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे, क्या एडवांटेज, क्या डिसएडवांटेज, क्या एडवांटेज, क्या डिसएडवांटेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक किताब बताता हूँ, तो ये हम आपको बताएं, आपको एक बेसिक रिक्वायरमेंट है इस चीज का, इसलिए आपको मैंने एक बेसिक जानकारी दे दिया ताकि आपको समझ में आ जाए ये डबल हेडेड रेल, बुल हेडेड रेल एंड फ्लैट फुटेड रेल। तो अभी जो रिसेंट एडवांसमेंट है जो हम ऑल ओवर इंडिया थ्रू आउट द कंट्री यूज कर रहे हैं, एंड 90% ऑफ रेलवेज अराउंड द वर्ल्ड, पूरे दुनिया का बात करें, वर्ल्ड का, उसमें 90%, इंडिया तो पूरा पूरा, दुनिया में पूरा पूरा 90% जो रेलवे ट्रैक है इज ऑपरेटिंग ऑन ये फ्लैट फुटेड रेल, जो अभी रिसेंट एडवांसमेंट है, हम इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो तो इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड बहुत सारा तस्वीर आपको मैंने दिखा दिया, समझा दिया। अच्छा, एक प्रॉब्लम और था एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए। जो बुल हेडेड रेल था, बुल हेडेड रेल हम चेयर के ऊपर रखते थे, ध्यान दो, जो चेयर है वो स्लीपर से फिक्स था, चेयर स्लीपर से फिक्स है, ठीक है। फ्लैट फुटेड रेल जब हमने बनाया, और जब फ्लैट फुटेड रेल को स्लीपर के ऊपर रख के जब हम डॉग स्पाइक मार दिए, या फिर स्टील प्लेट रख के डॉग स्पाइक मार दिए, तो हर एक जगह डॉग स्पाइक मारे है ना, हर एक स्लीपर पे, और यहाँ तो एक है लेकिन इधर भी मारो एक भाई, है ना, या तीन मारने का है, तो आप सभी तो मारोगे, यहाँ पे एक ही मारा हुआ है जो कि तीन डॉग स्पाइक मारना है। तो मान लो रेल चेंज करना है, रेल वियर हो गया, वियर टियर हो गई, मतलब अब ये सरफेस हार्ड स्मूथ रफ नहीं है, मतलब हार्ड एंड स्मूथ नहीं है, समझ में आ रहा है, तो टूट फूट हो गई, उबड़ खाबड़ हो गई, चेंज करना पड़ेगा। जब रेल सेक्शन को आप चेंज करने जा रहे हैं, पहले, अभी नहीं, पहले के टाइम पे, उस समय का बात कर रहा हूं, तो उस समय क्या प्रॉब्लम थी, उस समय कौन बेस्ट था, ये फ्लैट फुटेड रेल को चेंज करना आसान होता था, या फिर बुल हेडेड रेल को, बुल हेडेड रेल, क्यों, देखो जरा सेटअप देखो ध्यान से, सेटअप देखेंगे आप तो देखिए, ये जो बीएच रेल है, एक मिनट, ये जो बीएच रेल है, बुल हेडेड रेल, चेयर है, ठीक, चेयर किसके ऊपर है, स्लीपर के ऊपर, चेयर से स्लीपर फिक्स है, यहाँ पे स्क्रू मार दिया है या जो भी मार दिया उससे स्लीपर फिक्स है, रेल चेंज करना है, रेल खराब हो गया, रेल चेंज करना है, क्या निकालना होगा, ये जो की है, एक हथौड़ा मारोगे एक की फेंका जाएगा, की बाहर निकल जाएगा, की निकल गया, पूरा रेल सेक्शन लूज हो जाएगा, ये मतलब हर एक स्लीपर में निकाल दोगे, जितना भी रेल सेक्शन जो भी लेंथ का आपको चेंज करना है उसमें ठोक ठोक के की निकाल दिया, बस लिफ्ट कर लो रेल सेक्शन को, लिफ्ट ऑफ हो गया इजीली। बट यहां पर उस समय का बात कर रहा हूं, अभी के पेंड्रोल क्लिप वगैरह इन सब चीजों पे मत जाना, ये तो अभी और आसान हो गया। उस समय देखिए, ये जैसे कि यहाँ पे ये डॉग स्पाइक मारा हुआ है फ्लैट फुटेड रेल में, है ना, तो उस समय जब ये वाला सेटअप था, जब वुडन स्लीपर और डॉग स्पाइक वगैरह का ये सेटअप था फ्लैट फुटेड रेल में, तो फिर जब रेल हमको चेंज करनी पड़ती थी, कम्बरसम टास्क, क्यों, सारा का सारा डॉग स्पाइक निकालो, सारा का सारा डॉग स्पाइक निकालोगे, जब डॉग स्पाइक निकालोगे, कांटी है ना यार, कांटी को ऐसे ऐसे उधेड़ रहे हो, जब निकाल रहे हो तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको स्लीपर्स में भी देखने को मिलेगा, तो स्लीपर्स का प्लेसिंग चेंज हो जाता था, पोजिशन चेंज हो जाते थे, तो फिर से अगेन स्लीपर का पोजीशन वगैरह फिर से फिक्स करते हुए, सारा का सारा डॉग स्पाइक वगैरह निकालते हुए सब रेल निकालना है, फिर नया रेल पुट करना है, मतलब एक मोटा मोटी पीवे का कंप्लीट वर्क फिर से होने लगता था। बट बुल हेडेड रेल के केस में की निकाला, रेल उठाया, स्लीपर का पोजीशन बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, क्यों, आपने स्लीपर को डिस्टर्ब ही किधर किया, स्लीपर को डिस्टर्ब किया गया नहीं, चेयर का पोजीशन फिक्स है, चेयर स्लीपर से डायरेक्ट कनेक्टेड है, बस आपने की को ठोका, रेल लिफ्ट कर लिया, समझ में आ रहा है बात, तो वो ज्यादा इजी थी, मतलब इन केस ऑफ दैट ट्रैक चेंज करने में हमें आसानी होती थी जब मेंटेनेंस वर्क हमें करना पड़े।
लेकिन ये वाला जब सीन था तब थोड़ा ट्रैक चेंजिंग में मतलब एक कम्बरसम टास्क हो जाती थी, लेकिन आज के टाइम में ट्रैक चेंज और इजी है। ठीक है, आज के टाइम जो पहले जो मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह, क्योंकि जैसे हम समय में आगे बढ़ते हैं कहीं ना कहीं एडवांटेज की ओर बढ़ते हैं, डिसएडवांटेज को तो खत्म करते हुए हमको चलना है ना, तो एडवांटेज की ओर बढ़ रहे हैं। तो पहले अगर मेंटेनेंस वगैरह बहुत ज्यादा होता था, बहुत ज्यादा कॉस्ट वगैरह होती थी, बहुत अलग अलग तरह के फास्टनिंग सिस्टम्स थे, तो अब बहुत उन सब चीजों को मिनिमाइज किया गया है। बेटर स्ट्रेंथ एंड बेटर लैटरल स्टेबिलिटी आज के टाइम पे हमको फ्लैट फुटेड रेल और प्री स्ट्रेस स्लीपर के कॉम्बिनेशन में मिल जाती है। ओके, जो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बहुत सारे मीन्स चीज आपने सीखा। तो ये बुल हेडेड रेल फिर वहां से बनी फ्लैट फुटेड रेल विच इज इन यूज नाउअडेज, यूज्ड जनरली इन इंडिया कंप्लीटली, जनरली क्या कंप्लीटली, एंड 90% इन द वर्ल्ड, है ना। देखो जो बुल हेडेड रेल्स हैं, बीएच रेल्स, ये उस समय अभी के टाइम पे नहीं, उस समय के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, पॉइंट एंड क्रॉसिंग पे इनका परफॉर्मेंस अच्छा होता था, है ना। इट इज स्पेशली डिजाइंड टू बी यूज्ड एट पॉइंट एंड क्रॉसिंग लोकेशंस, बुल हेडेड रेल। ये एक पॉइंट आप ध्यान रखना, जो कि आज खत्म हो गया, ऑब्सलीट हो गया। तो आप इनको लिखिए, टाइप्स ऑफ रेल सेक्शन। ये देखो यार, 1 मिनट का काम था, मैं बस 2-3 चीजें बताता, वो सारा फोटो बता के उतना डिस्कशन नहीं भी करता तो चलता, 1 मिनट में कि ये आया फिर ये आया बता के खत्म कर देता। बस कुछ पॉइंट कि यहाँ पे हेड और फुट दोनों सेम थे ताकि हम पलट दें फिर यूज करने लगे, लेकिन वो ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। यहाँ पे बोल देता ओवर टर्निंग या टिल्टिंग की प्रॉब्लम थी, लेटरल डायरेक्शन स्टेबिलिटी नहीं थी, इसलिए हम फ्लैट फुटेड पे गए ताकि विड्थ, और जिस कारण से विड्थ वगैरह बढ़ाए, जिस कारण से लेटरल स्टेबिलिटी मिली, मतलब ओवर टर्निंग के अगेंस्ट हमें बेटर स्टेबिलिटी मिली, स्ट्रेंथ मिली, सब कुछ मिली। बस बता देता, खत्म हो गया, कहानी खत्म था। बट डिस्कशन किए ताकि आपके दिमाग में चीजें रहे, है ना। हम फील लेके पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, कम से कम समय में पढ़ेंगे, नॉट टू वरी। अच्छा, ये डायग्राम आप बना लीजिए। देखिए ये डायमेंशन वगैरह आपसे तो जनरली पूछेंगे नहीं, है ना, लेकिन फिर भी आप कम से कम ये ध्यान रखना, ये 70 जैसे हेड का, ये 68.7, ये भी 68.7 ही है ना, ये भी 68.7 है। इसका हाइट ओवरऑल 142.9, इसका हाइट ओवरऑल ऐड कर लो यार तीनों को, उसका बेस फुट विड्थ ये 65.5, ये भी ऊपर 70 तो नीचे 70, समझ रहे हो। तो इन सब चीजों को देख लेना। अच्छा, इसका 142.9 इसका है फ्लैट फुट का, और बुल हेडेड का इतना, और फिर इसका हाइट इतना। तो कोई गारंटी नहीं है किस तरह का क्वेश्चन पूछ ले आजकल एग्जाम में, है ना, अनसंट किधर से भी उठा दे। रख पाओ तो ध्यान रखना, नहीं तो जय श्री राम करने का अपने को। ओके, चलिए, यही सब जो हमने अभी बातें की हैं, यही सब चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखिए करके। DH rail, double-headed rail, is first developed in history. The objective is to use both the surface as running surface by rotating it, but it not worked due to wear of bottom rail surface which is in contact of ballast. समझ में आ रहा? स्लीपर वाले पोर्शन में जो था वो तो चलिए थोड़ा सेफ रह गया, बच गया, लेकिन जो बालास्ट वाले पोर्शन में था वो डैमेज हो गई, तो फिर जब पलटे तो वो इस्तेमाल करने योग्य नहीं था। आगे, bull-headed rail is next development in which area of foot is reduced. Very good. Which is economical as compared to double-headed rail as material is reduced. In bull-headed rail, since foot area is less, so chances of lateral tilting increases, जिस कारण से chair and key are required to fix bull-headed rail with sleeper ताकि lateral stability उसकी बढ़ाई जा सके। हाँ, एक चीज और, बुल हेडेड रेल में जब चेयर एंड की एडवांसमेंट हुई, जब डेवलपमेंट हुई, इसको यूज करने लगे हम चेयर एंड की का, है ना, ताकि लैटरल स्टेबिलिटी वगैरह बढ़े। देखो ऐसा तो नहीं है ना कि आज लॉन्च किया, एक आध साल यूज किया, फिर हमने रिमूव कर दिया, नहीं, धीरे धीरे सिस्टम्स में डेवलपमेंट होता है। ये भी चली, इसका भी दौर लगभग आपका 30, 40 या 50 वर्षों का था, फिर धीरे धीरे एडवांसमेंट हुई, है कि नहीं।
उस समय वो चेयर की वगैरह सब सिस्टम यूज किया गया, बिछाया गया। तो अगर हम लोग के एज के आप लोग हैं या अपने बड़े भैया अगर आपके हैं या दीदी वगैरह हैं, तो उनसे पूछिएगा, कोई अगर रेलवे से जुड़े हुए हैं तो ये सब चीज कितना पड़ा हुआ रहता था। ओके, हमारा एक्चुअली रेलवे क्वार्टर ही था, तो बगल में एकदम पूरा 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 एकदम थोक लगा हुआ, जमा करके रखते थे गैंगमैन सब। जब भी मान लो कि जब भी मेंटेनेंस की वर्क है तो गैंगमैन वहां से सारा मटेरियल लेके जाते थे, फिर ट्रैक में फिट करके काम करते थे अपना, है ना। तो देखिए आगे, तो चेयर एंड की आर रिक्वायर्ड टू फिक्स दी बुल हेडेड रेलवे स्लीपर, जिस कारण से लैटरल डायरेक्शन में स्टेबिलिटी वगैरह बढ़ी। अब ये जो बढ़ने के कारण क्या हुआ, एक चीज मैंने आपको बताया था, अलाइनमेंट में चेंज होने की प्रॉब्लम या गेज डिस्टेंस में चेंज होने की प्रॉब्लम, वो चीज बुल हेडेड रेल में कम देखने को मिला। ये एक सॉलिड ट्रैक देता था, अलाइनमेंट वगैरह में कोई चेंज नहीं होगा। उतना स्टिफनेस रिजिडिटी बढ़ गया जब चेयर एंड की वाला सिस्टम यूज किया, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट प्लस एडिशनल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, कॉस्ट ज्यादा हो गया ना, कॉस्ट ज्यादा हो गया। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या, इकोनॉमिकल बनाते हुए सेफ्टी मेंटेन रखना है, ये अपना ऑब्जेक्टिव है। तो यहां कॉस्ट ज्यादा होने लगी थी, है ना। ट्रैक मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीजेस, वही चीज तो मैंने यहां पे लिखा। तो फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ फ्लैट फुटेड रेल का, एफएफ रेल ऑल्सो कॉल्ड विग्नोलेस, विग्नोलेस रेल आफ्टर द नेम ऑफ इन्वेंटर। एफएफ रेल्स गिव बेटर वर्टिकल एंड लैटरल स्टेबिलिटी टू ट्रैक, फुट का जो विड्थ है वो बढ़ा दिया गया था। नो चेयर एंड की आर रिक्वायर्ड इन एफएफ रेल, बट इनिशियली शुरुआती दौर में देयर वाज नीड ऑफ स्टील प्लेट बिलो एफएफ रेल। क्यों, उसका लॉजिक मैंने दे दिया था, टू फिक्स इट विथ वुडन स्लीपर, लेटर इट वाज एलिमिनेटेड विथ डेवलपमेंट ऑफ अदर टाइप ऑफ स्लीपर, जैसा स्टील स्लीपर आया, फिर पीएससी आने लगे, तो स्टील प्लेट की जरूरत हमें नहीं पड़ी, तो हमने उसे एलिमिनेट कर दिया, रिमूव कर दिया, यूज में लाना बंद कर दिया। चलिए कुछ नोट और लिखिए, 3 बातें इन सबको समराइज करते हुए जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सारे स्टेटमेंट इसलिए लिखवा रहा हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्ट, ऐसा वैसा कुछ भी, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी लॉजिक्स, कुछ भी उठा फुड़ा के पूछ सकता है, इसलिए लिखवा रहा हूं। ओके, नोट लिखिए, चांसेस ऑफ गेज चेंज या अलाइनमेंट चेंज is very less in case of bull headed rail as it is fitted generally on chairs due to wider base area of chair का base area wider, pressure on the sleeper जो जाती थी वो कम, जिस कारण से it can be used on soft wooden sleeper also। बाद में जो फ्लैट फुटेड रेल था वो भी सॉफ्ट वुडन स्लीपर पे यूज किया जाने लगा था जब स्टील प्लेट का यूज आया था, ठीक है। Construction and maintenance cost is less in case of flat-footed rail as compared to double-headed and bull-headed rail। उसमें construction and maintenance cost बहुत ज्यादा उनके लिए, बट flat-footed rails के लिए ये सब चीज कम, ठीक है। तो इसलिए आज के टाइम पे जो चीज है वो क्या है, फ्लैट-फुटेड रेल जो हम यूज कर रहे हैं, है ना। उसका डायमेंशन वगैरह भी आपको मैंने दे दिया है, हर तरह का डेटा मैंने दे दिया है, डायमेंशन वगैरह भी दे दिया है, फोटो भी दे दिया है, सारा लॉजिक भी समझा दिया, हर तरह का कनेक्शन समझा दिया, चेयर क्या है, की क्या है, स्पाइक क्या है, फिश बोल्ट वगैरह भी दिखा दिया, स्टील प्लेट क्या था वो भी दिखा दिया, पेंड्रोल क्लिप क्या है वो भी दिखा दिया, को अलग अलग तरह के स्लीपर मैंने आपको दिखा दिए, है ना। तो एक बेसिक आइडिया आपके दिमाग में है, एक इमेज अब है ये रेल सेक्शन के हिस्ट्री का। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, ये टॉपिक खत्म। उम्मीद करता हूं यहां तक आपने लिख लिया होगा, है ना। नेक्स्ट टॉपिक अपना ये है, लेंथ ऑफ रेल के ऊपर एक डिस्कशन करेंगे। अच्छा, इससे पहले एक बात मेरे को पिछले वाले टॉपिक से एक चीज और याद आ रही है, जैसे ये वाला था कौन सा, फ्लैट फुटेड रेल, ये आज के टाइम का बात नहीं कर रहा हूं मैं उस समय का बात कर रहा हूं, उस समय के अकॉर्डिंग एक पॉइंट बता रहा हूं, है ना, वो बस ध्यान रखने वाली पॉइंट है। सुनो यार, ये जो फ्लैट फुटेड रेल आप इसको देख पा रहे हो, ये सीधा डॉग स्पाइक को यूज करके वुडन स्लीपर में फिट कर दिया गया, या फिर स्टील प्लेट को रख के आपने फिट किया, कोई बात नहीं। ये जो कनेक्शन है, ये जो कनेक्शन आपने बनाया है ना,
ड्यू टू इम्पैक्ट लोडिंग, जब ट्रेन चलेगा इम्पैक्ट लोड आएगा, तो ड्यू टू इम्पैक्ट लोडिंग ये कनेक्शन ना जल्दी लूज हो जाता था। इमेजिन करो चेयर वाला कनेक्शन और ये कनेक्शन, कौन जल्दी लूज होगा? ये जल्दी लूज होगा। समझ में आ रहा है? तो उस समय अभी धीरे धीरे फिर एडवांसमेंट हुई, तो अब मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह हम देख रहे हैं, सब चीज अब कम हो गया क्योंकि नए तरह के कनेक्शन हम एडॉप्ट कर रहे हैं। बट उस समय क्या हालत थी? उस समय ये हालत थी कि ड्यू टू इम्पैक्ट लोडिंग फ्लैट फुटेड रेल में ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि जो फास्टनिंग्स हैं, जो कनेक्शंस हैं, वो लूज हो जाते, तो उसको फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस उस समय करना पड़ता था। उस समय का बात कर रहा हूं, आज के टाइम में नहीं। समझ में आ रहा है? तो अगर पॉइंट आपको उस समय उस दौर में पूछा जाए तो आप फिर ये बताना, लेकिन आज के दौर में अगर हम देखें तो फिर ये आप बताना कि कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज लेस इन केस ऑफ फ्लैट फुटेड रेल एज कंपेयर टू डबल हेडेड या बुल हेडेड रेल। ओके, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ये सब चीजें इंटरव्यू वाली बातें हैं, है ना? लेंथ ऑफ रेल, चलो एक सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन सवाल है, ये बता दो आप कि लेंथ ऑफ रेल बड़ा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? पहला तो सवाल यही है, लेंथ ऑफ रेल ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए? तो आंसर ढूंढते हैं। देखिए, हमको ट्रैक बनानी है, हजारों किलोमीटर तक ट्रैक बनानी है, तो आप 1000 किलोमीटर का एक सीधा का सीधा रेल सेक्शन तो बना नहीं सकते, उतना तो बनेगा नहीं। चलिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम लेंथ एडॉप्ट करने का कोशिश करेंगे, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही एक सिंगल सेक्शन मैक्सिमम टू मैक्सिमम लेंथ का हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैक्सिमम लेंथ क्यों? हमें लेंथ छोटा होने में क्या दिक्कत है? अगर लेंथ छोटा है तो मान लो छोटी छोटी है, तो आपने 2-2 मीटर के रेल सेक्शन बनाए, लेट्स सपोज, तो 2-2 मीटर के रेल सेक्शन बनाओगे, तुमको 1000 किलोमीटर तक रेलवे लाइन बिछानी है, तो 2-2 मीटर आप प्लेस करोगे, तो उनको कनेक्ट भी तो करना होगा आपस में, कनेक्शंस बनानी होगी। वो सबसे वीकेस्ट पॉइंट होता है, क्या? कनेक्शन। वो बार बार वो लूज हो जाती है, उसको बार बार मेंटेन करना होगा, बार बार टाइट करना होगा चीजों को। इसलिए वी जनरली प्रीफर द लॉन्ग लेंथ ऑफ रेल, ताकि कनेक्शंस कम से कम रहे, वीक पॉइंट कम से कम रहे, जिस कारण से मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह कम रहे और इकोनॉमी अचीव हो पाए। इकोनॉमी इन द सेंस मेंटेनेंस कॉस्ट कम हुआ। और एक बात है, जैसे कि मान लो छोटे छोटे लेंथ है ना, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन जब आप करोगे, चलो जब आप ट्रांसपोर्टेशन करोगे तो कितना सारा रेल आपको ट्रांसपोर्ट करना होगा, आप समझिए। ओके, और वो कितने बार में लेके आओगे फैक्ट्री से कंस्ट्रक्शन साइट में? 2-2 मीटर के बहुत सारे, बहुत बार लाना होगा। लेकिन अगर लॉन्ग लेंथ है, लॉन्ग लेंथ अगर है, मान लीजिए जो आज के टाइम पे हमारे पास जो स्टैंडर्ड लेंथ अवेलेबल है बीजी ट्रैक के लिए, वो 13 मीटर का बन रहा है कंपनी में, और मीटर गेज ट्रैक पे जो आ रही है वो 12 मीटर की बन रही है। आप ये डेटा याद रखना, 13 मीटर 12 मीटर, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ये लेंथ ऑफ रेल है। हमारे यहाँ पे 13 और 12 का यूज किया जाता है, लेकिन विदेशों में जैसे अमेरिका जैसे देशों में 30-30 मीटर के रेल लेंथ बनते हैं, है ना? वहां पे बड़े बड़े गाड़ियां हैं, हमारे यहाँ पे उतने बड़े बड़े गाड़ियां नहीं है। हम जब ट्रांसपोर्ट करेंगे रेल सेक्शंस को, मान लो ट्रेन की मदद से ला रहे हैं या ट्रक हाईवा वगैरह की मदद से ला रहे हैं, टेलर वगैरह की मदद से ला रहे हैं, तो 12-12 मीटर हमारे लिए या 13-13 मीटर का लेंथ बनता है। ट्रांसपोर्टेशन हमारे लिए यहाँ पे कॉन्स्ट्रियंट है, एक बाधा है, हम उतना बड़ा बड़ा लेंथ ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इन फ्यूचर हमने डिसाइड किया है, प्लान किया है, आगे चल के बड़े बड़े लेंथ हम लोग भी बनाएंगे, है ना? टेंशन मत लीजिए, वो गाइडलाइन दे दी गई है। हम 20 मीटर तक जाने वाले हैं। आप जैसे 13 मीटर है तो 13 को हम 20 मीटर तक लेके जाएंगे। 20 मीटर लेंथ का रेल ट्रैक बीजी पे हम बनाना चालू कर देंगे। So as compared to short length, longer length of rail is preferred because we need to provide connections here and connections are the weakest point, क्योंकि उसको बार बार मेंटेन करना होगा, सो इकोनॉमी नहीं अचीव हो पाएगी। लेंथ ऑफ रेल अगर मतलब बहुत लंबा बना रहे हो आप, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कुछ इंक्रीज होती है, तो हमें एक रीजनेबल लेंथ डिसाइड करनी पड़ती है जिससे कि एक रीजनेबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमें लगे। वो चीज भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन हमको ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे पास किस तरह के व्हीकल्स
अवेलेबल हैं, किस तरह का मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है जिस पर हम ये लेंथ ऑफ रेल को ट्रांसपोर्ट कर पाए कंस्ट्रक्शन साइट तक, वहां तक जहां पर हमको रेल बिछानी है, इन सब चीजों को भी देखना पड़ता है। बेसिकली हम जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जो मेरा साइट था वहां पे हम लोग टेलर से मंगवाते थे, है ना, ट्रेन से नहीं मंगवा के टेलर, है ना, बड़े बड़े टेलर होते हैं, मेरे पुराने फोन में फोटो वगैरह भी होंगे, उससे हम लोग मंगवाए थे रेल सेक्शंस। ओके, कहीं कभी कभी ट्रेन से भी पहुंचा दिया जाता है जहां जहां आपको चाहिए, लेकिन ट्रेन से पहुंचाने में दिक्कत क्या है, जो देखो जहां कंस्ट्रक्शन हो रही होती है वहां बेसिकली उसके नियरेस्ट स्टेशन तक ही आप प्लेस कर पाओगे। क्यों? जो स्टेशन के आसपास आपको लूप लाइन वगैरह मिल जाएगा, जैसा बालासोर या सॉरी बालेश्वर ट्रेन एक्सीडेंट में आपने सुन रखा होगा, लूप लाइन पे ही मालगाड़ी खड़ी थी जिसमें कोरोमंडल आ गई, टकरा गई, ड्यू टू फेलियर ऑफ दैट इलेक्ट्रॉनिक स्विच सिस्टम, जो है ना, उसका फेलियर होने के कारण आपका मेन लाइन में ना जाते हुए कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में घुस गई जिसमें मालगाड़ी थी, जिस कारण से उतना बड़ा दुर्घटना हो गया जिसमें उतना ज्यादा जान और माल का नुकसान हुआ है। देखिए मेन प्रॉब्लम समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जनरली मेन लाइन ही होती है, एक अप एक डाउन, ये दोनों मेन लाइन होता है, बाकी स्टेशन वगैरह के आसपास आपके लूप लाइन वगैरह होते हैं। तो अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो मालगाड़ी से रेलवे ये ट्रैक्स का, तो आप मान लो कि ये आपका एक स्टेशन एरिया है, लेकिन आपको कंस्ट्रक्शन जो करना है स्टेशन यार्ड पे, अगर कंस्ट्रक्शन करना है तो रेलवे से मंगवा लीजिए और स्टेशन यार्ड पे आप डंपिंग करवा के रखवा लीजिए रेल को, ठीक है, लूप लाइन पे मालगाड़ी को खड़ा करवा के। बट लेकिन इमेजिन करो, सोचो वहां से 20-20 30-30 किलोमीटर आगे अगर लेके जाना है तो कैसे लेके जाओगे? तो फिर हमारे पास डॉली होता है, उससे हम ट्रैक के ऊपर मतलब है ना रेल को बांध के लेके जाते हैं, लेकिन हमें ब्लॉक मिलेगा तब ना, ट्रेनें कितने आते जाते रहते हैं मेन लाइन्स के ऊपर, हमें 20 मीटर आगे वो रेल को लेके जाने के लिए डॉली की मदद से, सॉरी या 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर कितना समय लगेगा, उतना समय के बीच में कोई रेल नहीं आना चाहिए पटरी के ऊपर। अगर आ रहा है मान लो कुछ समय तक ब्लॉक मिला, हम लेके गए, ठीक है, फिर डॉली को उतारो, रेल को उतारो, कितना सारा आदमी लगेगा उसमें, कितना लेबर लगेगा एक एक रेल का पीस को लेके जाने के लिए। इसलिए इंडिया में अभी हमारे कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो बेस्ट मोड है वो है ट्रक्स, है ना, टेलर वगैरह, उसमें हम लोड कर देते हैं, जहां हमको डंपिंग करवाना है हम रेल को डंप करवा लेते हैं। और अगर स्टेशन यार्ड पे ही आपको यार्ड पे ही अगर आपको ट्रैक बिछानी है तो आप मालगाड़ी से मंगा लो, लेकिन वो स्टेशन यार्ड पे कितना कितना आपको चाहिए होगा, बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं चाहिए होगा, कम मटेरियल चाहिए होगा, है ना, तो ऐसे केसेस में आप एक पूरा मालगाड़ी बुक करके मंगवाओगे, उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि उसका उन सब चीजों का भी तो पैसा लगता है यार ट्रांसपोर्टेशन का, तो समझ रहे हो? तो टेलर इज बेस्ट सुटेबल, जितना मेरे को समझ में आ रहा है, जितना मैंने देखा है, टेलर मैक्सिमम। अगर मान लो कि कहीं दूर से आपको बहुत सारा रेल लेके आना है ना, बहुत दूर से लेके आना है, हमारे केस में क्या था, जहां पे हम लोगों का कंस्ट्रक्शन चल रहा था वहां से लगभग 70-80 किलोमीटर से हमको वहां पे रेल सेक्शंस थी, वहां से हमको उठा के लानी थी, तो हमने टेलर का यूज कर लिया। लेकिन अगर मान लीजिए कोई 500-600 किलोमीटर दूर से आपको वो रेल सेक्शंस लेके आनी है, तब तो मालगाड़ी से लाइए, अपने नियरेस्ट स्टेशन पे डंप करवा के रखिए, वहां से टेलर से फिर अपने साइड पे लेके जाइए, साइड पे डंप करवा के रखिए, फिर जब आप प्लेस करोगे डॉली का यूज करो मेन लाइन पे, समझ रहे हो, डॉली का यूज करो, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करके रेल बिछाते चलो, ऐसे होता है। समझ में आ रहा है? ये सब चीज कंस्ट्रक्शन का है। वेल एक पॉइंट लिखे नीचे, रेल्स ऑफ लार्जर लेंथ इज प्रीफर्ड, ये एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, ओवर स्मॉलर लेंथ एज इट गिव्स मोर स्ट्रेंथ। क्यों? जॉइंट्स आर लेस, इसलिए, एंड प्रूव टू बी इकोनॉमिकल। क्यों? ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हम जब करेंगे तो ज्यादा लेंथ ऑफ रेल वन टाइम पे साइड पे हम पहुंचा पा रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह कम होगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वगैरह भी कम होगी, है ना, बहुत तरह की ऐसी चीजें हैं जिस कारण से
इकोनॉमी अचीव होगी, मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह कम होगी, क्योंकि अगर जॉइंट्स ज्यादा होंगे तो करेक्शंस ज्यादा होंगे, और रेल जब चलेगी इंपैक्ट आएगी, करेक्शंस लूज होंगे, मेंटेनेंस वो एक एडिशनल कॉस्ट बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इसलिए आपको लार्जर लेंथ सेक्शन प्रीफर करना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? अब देखिए एक चीज और, जो डेजिग्नेशंस होती है, डेजिग्नेशंस कह लो या फिर एक चीज मैं कह रहा हूं, जैसे हमारा जो बीजी ट्रैक है ना, ब्रॉड गेज ट्रैक, इंडिया में जनरली जितने भी ट्रैक है मैक्सिमम तो बीजी पे शिफ्ट हो चुके हैं। तो बीजी ट्रैक पे जो हम रेल सेक्शन यूज करते हैं, पहले जब अंग्रेज थे, ये रेलवे किसने लाया? अंग्रेजों ने लाया। जब पहले अंग्रेज थे, ओके, पहले थाने मुंबई थाने चला था आपका रेलवे। तो हुआ क्या, बात क्या है, जो रेल सेक्शन का डेजिग्नेशन होता है वो हम कैसे डेजिग्नेट करते हैं? वेट पर मीटर। समझ में आ रहा है? जैसे आपने सुन रखा होगा, देख रखा होगा कहीं पे 50R, 55R, ऐसा ऐसा आपने देख रखा होगा, सुन रखा होगा। तो ये 50R, 55R, आर मतलब रेल है ना। क्या ये 50, 55 ये जो नंबर है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं कि 1 मीटर रेल सेक्शन का वेट कितना है। तो अभी जो हम बीजी ट्रैक पे मोस्ट प्रिफरेबली जो हम रेल सेक्शन यूज करते हैं, सुटेबली जो यूज करते हैं, वो यूज करते हैं 52 kg पर मीटर का। ठीक है, तो ये रेल सेक्शन हम यूज करते हैं इन आवर बीजी ट्रैक। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ये जो स्पेसिफिकेशन है ये IRS स्पेसिफिकेशन है, इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है। ओके, ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। रेल सेक्शन का वेट ज्यादा होने से फायदा क्या क्या है? रेल सेक्शन का वेट ज्यादा होने से ज्यादा ट्रैफिक कैपेसिटी, ज्यादा ट्रैफिक मतलब ज्यादा लोड वो रेल कैरी कर पाएगा, क्योंकि स्ट्रेंथ आपको ज्यादा मिल रही है। क्योंकि वेट ज्यादा मतलब ऑब्वियस सी बात है, सेक्शन साइज ज्यादा, सेक्शन साइज ज्यादा मतलब उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी वगैरह सब कुछ आपको ज्यादा मिलेगा, तो ज्यादा आप लोड उस पर ट्रेवल करवा सकते हो, हाई स्पीड से ट्रेवल करवा सकते हो। समझ में आ रहा है? इसलिए हम हायर वेट का रेल सेक्शन यूज करते हैं, जो कि आपका 52 kg पर मीटर इन केस ऑफ बीजी ट्रैक। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रखा है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन तक में ये क्वेश्चन पूछ रखे हैं आपसे, तो इस चीज को आप ध्यान रखना। हमारे पास इंडियन रेलवे में अभी भी जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो एक ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं टू सेलेक्ट रेल। किस लिए? टू सेलेक्ट रेल, वेट ऑफ रेल, कौन क्या वेट ऑफ रेल होना चाहिए, है ना, किस वेट का सेक्शन हमको यूज करना है, ये ऊपर वाला ये निकालने के लिए हम ये ओवरऑल फॉर्मूला का यूज करते हैं। ये क्या है? इट इज ए रेशियो गिवन, वेट ऑफ रेल इन टन बाय लोकोमोटिव एक्सल लोड इन टन इज इक्वल टू 1/510। समझ में आ रहा है? तो ये रेशियो आप ध्यान रखना 510, ये एग्जाम में पूछता है। 1/510 पूछ सकता है, 1/510 पूछ रहा है मतलब वेट ऑफ रेल इन टन बाय लोकोमोटिव एक्सल लोड इन टन, तो 1/500। अगर आपको इसको इनवर्स कर दिया, लोकोमोटिव एक्सल लोड बाय वेट ऑफ रेल इन टन, तो 510, है ना। तो कुछ भी पूछ सकता है, 1/510 पूछ सकता है, 510 पूछ सकता है। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना, सीधा सीधा पूछता है। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज कि कोई एक लोकोमोटिव है, एग्जाम्पल इस कैसे हम वेट ऑफ रेल सेक्शन निकालेंगे कि जो हमको रिक्वायर्ड है, जो हमको मिनिमम वहां पे यूज करना है ना। एग्जाम्पल कोई एक लोकोमोटिव है, उस पर जो एक्सल लोड आ रही है वो 30 टन की आ रही है, तो वेट ऑफ रेल सेक्शन हम क्या यूज करेंगे? तो वेट ऑफ रेल सेक्शन विल बी, है ना, वेट हमको ये केजी में अगर बतानी है, तो वेट ऑफ रेल सेक्शन, वेट ऑफ, एक मिनट, वेट ऑफ रेल सेक्शन RS इक्वल टू क्या हो, देखो यहाँ 1/510 पहले से था, इनटू आपने ऊपर क्या कर दिया 30 टन, इनटू हमको केजी में आंसर बतानी है, तो 30 गुना 1000 इक्वल टू कितना हुआ निकालिए। मतलब जो आपको यूज करना पड़ जाएगा वो यूज करना पड़ जाएगा 58.82 केजी का पर मीटर, ये पर मीटर में ये रेल ये रेल सेक्शन आपको यूज करना होगा। अब सोचो जब हम क्या यूज कर रहे हैं, लॉजिक देखिए, हम 52
हमारा जो बीजी ट्रैक है उस पे हम ये इस स्पेसिफिकेशन के साथ इन IRS स्पेसिफिकेशन जो है हमारा 52 kg पर मीटर का है, हम यही यूज करते हैं। इसका मतलब सिंपल सी बात यही है कि एक्सल लोड जो हमने यहाँ पे एज एग्जांपल 30 टन दिया था एक एक्सल पे, उतना नहीं आता होगा। समझ में आ रहा है? और एक चीज, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में एक चीज और ध्यान में रखा गया है, कंसिडर किया गया है कि ये जो वेट निकल के आ रही है 58.82 kg पर मीटर, इसमें परसेंटेज वियर, note, percentage wear is also included in this. Percentage wear is also included in this. ठीक है, ऐसा नहीं है कि परसेंटेज वियर बाहर से है। और परमिसिबल वियर ऑफ रेल, परमिसिबल परसेंटेज वियर ऑफ रेल, वियर ऑफ रेल इज 5%। अगर वियर हो रही है तो 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 5% तक आप परमिट कर सकते हो। वियरिंग, वियरिंग मतलब लॉस ऑफ मटेरियल, लॉस ऑफ रेल मटेरियल। ठीक है, ये तो लॉस ऑफ रेल मटेरियल, तो इसका 5% निकालो, 58.82 इंटू 5/100, एक मिनट, तो इसका 5% हो गया आपका एक मिनट 2.941 kg, 2.941 kg। तो ये जो 2.941 kg है, मतलब अगर वियरिंग हो रही है तो 1 मीटर में आपका वेट है 58.82, तो अधिक से अधिक कितना वियर आप अलाउ कर सकते हो? आपका मटेरियल रेल कुछ इस तरह से आपको डिजाइन करना है कि अधिक से अधिक आप वियर कितना अलाउ करेंगे? 2.941 kg का, क्योंकि परमिसिबल वियर कितना है? 5%। तो ये चीज भी इसी में इंक्लूडेड है ना? मतलब ये जो 2.941 निकला है ये 58 का, ये चीज इसमें इंक्लूडेड है, ये 58 में इंक्लूडेड है ना? मतलब ये फॉर्मूला में इंक्लूडेड है। ये जो फॉर्मूला को यूज करके हम वेट ऑफ रेल इन टन बता रहे हैं, ठीक है, जो कि हमने सीधा आपको केजी में बता दिया, उसमें ये भी इंक्लूडेड था, है ना? परसेंटेज वियर इज इंक्लूडेड इन दिस, तो इस चीज को ध्यान रखना है। और परमिसिबल परसेंटेज वियर कितना? 5%, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो नोट करिए इन सब चीजों को। इसी के साथ इस क्लास को मैं समाप्त करता हूं। रेल अभी अपना खत्म नहीं हुआ है, इसमें और एक क्लास आएगा, छोटा सा क्लास आएगा, जिसमें हम कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अब जो टॉपिक हमारे पास बच रहे हैं, क्या बच रहा है? छोटे छोटे बात है। कोरुगेटेड रेल लिख देता हूं, ये 4 टॉपिक, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कोरुगेटेड रेल्स या रोरिंग रेल्स इसको बोला जाता है। वियर इन रेल्स किन किन कारणों से होता है, किस तरह से हम वियर को प्रोटेक्ट करें, इनको देखेंगे। क्रीप ऑफ रेल्स, ये तो अलग ही चैप्टर है, लेकिन मैं इसको एज ए टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्रीप ऑफ रेल्स की कौन कौन सी थ्योरीज है, अलग अलग तरह के थ्योरी है, वेव थ्योरी, परकुशन थ्योरी, ड्रैग थ्योरी, है ना? तो उन सभी थ्योरीज को हमको देखना है। फिर वेल्डिंग ऑफ रेल, वेल्डिंग ऑफ रेल, कितने तरह के रेल लेंथ हम बनाते हैं वेल्डिंग करके। शॉर्ट वेल्ड रेल होता है, लॉन्ग वेल्ड रेल होता है ना? फिर आपका कॉन्टिन्यूस वेल्ड रेल होता है। कहाँ कहाँ पर किस तरह का वेल्डिंग, मतलब किस तरह का वेल्डेड रेल हम प्रोवाइड करते हैं, कितने लेंथ तक का, इन सब चीजों को हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसको देखने के बाद आपका रेल टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे हम, रेल के बाद उसके नीचे वाला पोर्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्लीपर्स को पढ़ेंगे। स्लीपर्स के बाद बालास्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। और बालास्ट पढ़ लिया, उसका सब ग्रेड के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे, वो 15-20 मिनट का। ये खत्म हो जाएगा ये सारा पोर्शन, जहां से मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ये सारे पोर्शन से भी। ये सेक्शन खत्म होने के बाद हम ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रेलवे ट्रैक करेंगे, वहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रेलवे ट्रैक में सब चीज इंक्लूड कर देंगे। रेलवे ट्रैक बनती कैसे, पॉइंट एंड क्रॉसिंग उसी में कंसिडर कर लेंगे, पढ़ा देंगे। ये करने के बाद फिर ट्रैक्शन ट्रैक्टिव एफर्ट का एक चैप्टर आता है, उसको हम करेंगे, है ना? उसमें फिर स्टेशन यार्ड वगैरह का थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कॉन्सेप्ट, मतलब किस तरह कितने स्टेशन यार्ड होते हैं, क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रेल होते हैं, चेक रेल होता है वो क्या होता है, सिग्नल के बारे में थोड़ा, स्टार्टर सिग्नल, होम सिग्नल, ये सारे क्या होते हैं, सिग्नल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना? इन सब चीजों को डिस्कशन करने के बाद आपका ये रेलवे इंजीनियरिंग का टॉपिक खत्म हो जाएगा। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, और अभी पैरेलली रेलवे के साथ हम सोम कंटिन्यू कर देंगे आपको, ठीक है? प्यार से पढ़ते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। और क्या स्ट्रैटेजी रहेगा हमने डिसाइड कर लिया है, आपको
एक वीडियो में हम एक्सप्लेन कर देंगे, अब से लेके अगस्त तक का, है ना? ऑल द बेस्ट।